अस्सलामुअलैकुम। हमारे मुत्तहिद रहने वाले दुश्मन ममालिक के हुक्मरान ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं बाबा साहब के दायरे में नहीं हूँ। वहाँ से हज़ारों मील दूर उज़्बेकिस्तान के जनूबी इलाके में पहुँचा हुआ हूँ। वो बाबा साहब के इदारे पर हमला करना चाहते थे। अगर ये मान लेते कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो उन्हें उस इदारे पर हमले करने का कोई बहाना ना मिलता। मैंने अपना मौजूदा पता ठिकाना बता दिया था, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे थे। इस बात पर बज़िद थे कि उनके जासूस इदारे के अंदर आएंगे और मुझे तलाश करेंगे। हम मखसूस चैनल से और दूसरे ज़राए से सारी दुनिया को बता रहे थे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक से फ़ोन और फैक्स के ज़रिए रब्ता कर रहे थे। ये उनकी ज़िद थी कि पहले बाबा साहब के दायरे में मुझे तलाश करेंगे। उज़्बेकिस्तान के आला हुकाम से कह रहे थे कि मैं वहाँ मौजूद हूँ तो मुझे फ़ौरन हिरासत में लिया जाए। उन इत्तेहादी ममालिक के नुमाइंदे और जासूस वहाँ पहुँचकर अपनी आंखों से मुझे देखेंगे, हर पहलू से मेरा मुआयना करेंगे, तब मेरे फ़रहाद अली तैमूर होने का यकीन करेंगे। यूँ तो कई जासूस भेस बदल कर बाबा साहब के दायरे में घुसने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन इन दायरे के अंदर कदम नहीं रख पाते थे। अगर अंदर पहुंच भी जाते तो नाकाम होकर वापस चले जाते थे। पिछले दिनों हमारे इदारे का एक मैकेनिक 2 दिनों की छुट्टी लेकर पेरिस गया था। वहाँ एक दुश्मन जासूस ने उस बेचारे को ट्रैप करके हलाक कर दिया था। फिर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खुद को मैकेनिक बना लिया। सूरत शक्ल के अलावा लबो लहजे की भी खूब निकाली की और बड़ी कामयाबी से वही मैकेनिक बनकर हमारे इदारे के अंदर चला आया। बाबा साहब के दायरे में कभी कोई दुश्मन छुप कर दाखिल ना हो सका। छुपने वालों को रूहानी टेलीपैथी के जरिए पहचान लिया जाता। मुझसे भी पहचान लिया गया। बज़ाहिर उसका मुहासबा नहीं किया गया। हम ये समझ रहे थे कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में रहकर हमारे बारे में मालूमात हासिल कर रहे होंगे। हमने किसी सवाल और जवाब के बगैर उसे गायब दिमाग बना दिया और उसके अंदर रहने वालों ने उस पर दोबारा तरमीमी अमल किया ताकि उसे फिर से हाजिर दिमाग बनाकर उसके ज़रिए मुझे वहाँ तलाश कर सकें। लेकिन वो रूहानी टेलीपैथी के मुकाबले में अपना मकसद हासिल ना कर सके। उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसका लबो लहजा गुम कर दिया गया। इसके बाद वो दुश्मन फिर उसके अंदर ना आ सके। मैंने उस पर तरमीमी अमल किया, अपना लबो लहजा, अपना तौर तरीका और अपनी तमाम आदतें उसके दिमाग में नक्श कर दी। इदारे के माहिरीन ने उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की और उसे सर से पाँव तक फरहाद अली तैमूर बना दिया। वो मुझे तलाश करने और मुझे देखते ही हलाक करने आया था और अब खुद ही फरहाद अली तैमूर बन चुका था। अब ना तो उसके यारो मददगार उसे पहचान सकते थे और ना ही वो खुद को पहचान सकता था। बड़े बड़े ममालिक और कई बड़े आलमी इदारों ने इसरार किया कि इत्तेहादी ममालिक के सुराग रसानों को इदारे में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाए। हमने इजाज़त दे दी। उस डमी फरहाद को वहाँ इस तरह छुपा कर रखा कि तलाश करने वाले उस पर शुबा करें, फिर फरहाद की हैसियत से पहचान लें। अमरीका, रूस, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के कई जासूस वहाँ आए थे। बाबा साहब के दायरे को पहली बार अंदर से देख रहे थे। रास्पुटीन, कोबरा और 8 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले उन सुराग रसानों के अंदर मौजूद थे। वो सब हैरानी से सोच रहे थे कि वहाँ क्या देखें और क्या ना देखें। वहाँ कई मील तक एक खूबसूरत मॉडर्न शहर आबाद था। खूबसूरत रिहायशी मकानात थे। तालीम और तरबियत के बड़े बड़े इदारे थे। एक बहुत बड़ी साइंस लेबॉर्ट्री थी। तकनीकी महारत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शोबों की कई इमारतें थीं। एक बहुत खूबसूरत मस्जिद और एक बड़ा दारुल उलूम था। वहाँ कोई ऐसी औरत, कोई ऐसा मर्द और कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो किसी न किसी शोबे में महारत हासिल ना कर रहा हो। वह तमाम जासूस सुबह से शाम तक उस इदारे के सैर में जकड़े रहे थे। उनके अंदर रहने वाले ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ के एक एक शख्स को टटोल रहे थे। उस इदारे के हेलीपैड्स पर 3 हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे। उस इदारे के मैकेनिक वगैरह वहाँ अपने काम में मसरूफ़ थे। उन सुराग रसानों ने वहाँ के अमले के एक एक फ़र्द से मुलाकात की। ऐसे वक्त उन्हें डमी फरहाद पर शुबा हुआ। उन्होंने बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज से कहा, हम आपके इस मैकेनिक को हिरासत में ले रहे हैं, यहाँ इसका मुआयना करेंगे। हमें शुबा है कि ये मास्क मेकअप में है। हमारे इदारे के इंचार्ज और दूसरे अहदेदारों ने उसकी हिरासत पर एतराज़ किया। उनसे कहा, यह हमारा बरसों पुराना मैकेनिक है, यही इसका असली चेहरा है। इसने मास्क नहीं पहना है। इंटरनेट से ताल्लुक़ रखने वाले कई न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स और कैमरामैन आए हुए थे। मुझे तलाश करने के सिलसिले में जो कुछ हो रहा था वो उसे लाइव प्रोग्राम के तौर पर सारी दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। दुनिया देख रही थी कि एक मैकेनिक पर फरहाद होने का शुबा किया जा रहा है। हम यूं ही दिखावे के तौर पर एतराज़ कर रहे थे। आखिर उस मैकेनिक को उनकी हिरासत में दे दिया गया। वो उसे एक लेबॉर्ट्री में ले गए। ये सब कुछ मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए दिखाया जा रहा था। उस डमी फरहाद के चेहरे का बगौर मुआयना किया जा रहा था। फिर मालूम कर लिया गया कि किस तरह मास्क चढ़ाया गया है। उन्होंने मास्क को उतार दिया। उन्हें एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। वो यकीन करने वाले थे कि जो चेहरा सामने आया है वही असली है। ऐसे वक्त आला बीबी ने अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले नंबर 7 की ज़ुबान से कहा, यह धोखा है। इस चेहरे के पीछे भी एक चेहरा छुपा हुआ है। वो 7 नंबर एक जासूस के अंदर छुपा हुआ था। उस जासूस ने दूसरे सुराग रसानों से कहा, यह चेहरा भी असली नहीं है। ये सुनकर दूसरे भी शुबा करने लगे। उनमें से कई जासूसों ने कहा, मेकअप रिमूवर से इसके चेहरे को साफ किया जाए, अभी पता चल जाएगा।
वो यही करने लगे। कई इंटरनेट चैनल्स के जरिए दुनिया वाले देख रहे थे। मेकअप रिमूवर के जरिए चेहरा धुल रहा था और मेरा चेहरा सामने आ रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर्स हाथों में माइक लिए अपने अपने चैनल से चीख चीख कर कह रहे थे, ये हैं मिस्टर फरहाद अली तैमूर, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम सभी जानते हैं, जो चेहरे से नहीं पहचानते थे आज इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। डमी फरहाद के चारों तरफ कैमरे थे। वो हर जाविये से फरहाद अली तैमूर को दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे थे। एक जासूस कह रहा था, आखिर हमने फरहाद को ढूंढ निकाला है। जैसा कि नाजरीन जानते हैं, फरहाद पर कई बदतरीन दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं। हम इस मुलजिम को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जा रहे हैं। बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज ने कहा, हम इस शर्त पर फरहाद को उनकी कस्टडी में दे रहे हैं कि वो बाकायदा अदालत में मुकदमा चलाएंगे और इस मुकदमे की कार्रवाई दुनिया वालों के सामने पेश करते रहेंगे। इत्तहादी ममालिक के एक नुमाइंदे ने कहा, हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि फरहाद अली तैमूर पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाएगा, उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए जाएंगे। जुर्म साबित होने पर करार वाकई सज़ा दी जाएगी, वरना बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। बाबा साहब के इदारे के बाहर अमरीकी और उसके इत्तहादी ममालिक की फ़ौजें बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। अगर इदारे वाले मुझे उनके हवाले करने से इनकार करते तो वे इस इदारे पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू कर देते। वो यही तवक्को कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी तवक्को के खिलाफ डमी फरहाद को उनके हवाले कर दिया। वह हैरान थे और सोच रहे थे कि यह हमारी कोई चाल हो सकती है, मगर वो हमारी चालबाजी साबित नहीं कर सकते थे। सारी दुनिया देख रही थी कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है और ये साबित नहीं कर सकते थे कि उस डमी फरहाद के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अगर कोई अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराए तो फिर उसके पीछे गुम हो जाने वाले असली चेहरे को सामने नहीं लाया जा सकता। अगर वो अपना असली चेहरा वापस लाना चाहेगा तो उसे दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी। हमारे तमाम दुश्मनों को शुबा था कि हम इस तरह उन्हें धोखा दे सकते हैं, किसी डमी फरहाद को उनके हवाले कर सकते हैं। वो तमाम दुनिया वालों के सामने मेरी गिरफ्तारी का तमाशा दिखा चुके थे। दुनिया देख रही थी कि उनकी हिरासत में फरहाद अली तैमूर है। अब यह कहने की गुंजाइश नहीं रही थी कि वो धोखा खा रहे हैं। अमरीकी काबरीन ने अपने इत्तहादियों से कहा, हम फरहाद अली तैमूर को अपनी कस्टडी में रखकर इसे दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाएंगे, फिर तनवीमी अमल के ज़रिए से अपना मामूल बनाकर इससे इसकी असलियत मालूम करेंगे। फ्रांस के एक हाकिम ने कहा, हमने जिसे गिरफ्तार किया है, अगर उसे तनवीमी अमल के ज़रिए फरहाद बनाया गया तो हमारे तनवीमी अमल करने वाले उस पहले तनवीमी अमल को मिटा देंगे, फिर वो डमी फरहाद होगा तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। वो नहीं जानते थे कि उस डमी फरहाद पर रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए अमल किया गया है। वो उस अमल को किसी तौर पर मिटा नहीं सकते थे। वो चाहे जैसी भी कोशिशें कर लेते, ये हरगिज़ मालूम ना कर पाते कि वो डमी फरहाद को ले गए हैं, और दुनिया वालों से ये नहीं कह सकते थे कि उन्होंने धोखा खाया है। अब तो उन्हें इस डमी फरहाद पर मुकदमा चलाना था और उसे सज़ा देनी थी। हम फरहाद को उनके हवाले कर चुके थे। अब बाबा साहब के दायरे पर हमला करने का जवाज़ उनके पास नहीं था। एल्पा ने बिन यहूदा पर एतमाद किया, उसे अपने पास कराची बुलाया। वह एल्पा की ख्वाहिश के मुताबिक उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक करने वाला था, ताकि कोई दोस्त या दुश्मन उसके दिमाग में ना आ सके। एल्पा जैसी चालाक औरत किसी पर अंधा एतमाद नहीं कर सकती थी। खुद पर तनवीमी अमल कराने के सिलसिले में उसने बज़ाहिर बिन यहूदा पर एतमाद किया, लेकिन दर पर्दा उसकी निगरानी कराई। यूँ निगरानी कराने के बावजूद वो धोखा खा सकती थी। ऐसे वक्त किबरी ने उसे बिन यहूदा के फ़रेब से बचाया। उसने बिन यहूदा को अपने काबू में किया था। उसकी जगह खुद एल्पा पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। एक मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक करके उसके दिमाग में ये बात नक्श की थी कि जनाब तबरेज़ी ने फिर उसे एक बार फ़रेब खाने से बचाया है और उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। आइंदा कोई उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर उसके अंदर नहीं आ सकेगा। वह बहुत खुश थी, इस बात पर फ़ख्र कर रही थी कि जब भी उस पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं तो जनाब तबरेज़ी उसकी हिफाजत करते हैं और कभी उसे किसी की मामूला बनने नहीं देते। बिन यहूदा ने इसराइली काबरीन की बातों में आकर उसे धोखा देना चाहा था। उसने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया। अब एल्पा को हर तरफ से इत्मीनान था। आइंदा कोई उसके अंदर नहीं आ सकता था और ना ही ये कोई मालूम कर सकता था कि वो पाकिस्तान के शहर कराची में है, आराम से ज़िंदगी गुजार रही है। वो ख्याल ख्वानी ना करती तब भी बड़े ऐशो आराम से रह सकती थी, लेकिन वो जनाब तबरेज़ी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। मेरे लिए और बाबा साहब के इदारे के लिए कोई बड़ा काम करना चाहती थी। इस नेक मकसद के लिए वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अमरीकियों और उनके इत्तहादियों के अंदर चुपचाप पहुँचने लगी। उसने यही कुछ मालूम किया जो मेरे साथ हो रहा था। उसने कई न्यूज़ चैनल्स पर मेरी डमी को देखा और समझ रही थी कि मैं वही हूँ। उसने परेशान होकर मेरे दिमाग में आना चाहा, लेकिन वो उसी डमी के दिमाग में पहुँच गई, क्योंकि मेरा लबो लहजा बदल गया था और साहब का लबो लहजा डमी के दिमाग पर नक्श हो गया था। उसने मेरी गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। मेरी डमी से पूछा था, फरहाद साहब ये क्या हो रहा है? आप खुद को दुश्मनों के हवाले क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब के इदारे से भी एतराज़ात नहीं किए जा रहे हैं? डमी फरहाद ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब दिया, तबरेज़ी साहब के पास जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसने जनाब तबरेज़ी को बड़े अदब से मुखातिब किया, मोहतरम व मुअज़्ज़म, मैं आपके कदमों की खाक हूँ, आपकी दुआएं चाहती हूँ। खुदा मुझे मुसलमानों से मोहब्बत करने और उनके काम आने की तौफीक अता करे।
उन्होंने कहा, आमीन। तुम परेशान हो कि फरहाद को दुश्मनों के हवाले किया जा रहा है, और तुम्हारे जहन के एक गोशे में ये बात भी है कि यह हमारी एक हिकमत अमली है, वो एक डमी फरहाद है। जी हाँ, मैं यही सोच रही थी। फरहाद साहब इतने कमज़ोर नहीं है कि इतनी आसानी से दुश्मन उन्हें पकड़ कर ले जाएं। हजूर, आप मुझे कुछ हदायत करना चाहती हैं? उन्होंने फरमाया, इंसाफ के तकाजे पूरे किया करो। ये ना देखो कि कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम। जो हक पर हो उसके काम आती रहो। अब जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। वह अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर उन सुराग रसानों के दिमागों में जाने लगी जो डमी फरहाद को गिरफ्तार करके ले गए थे। उन्होंने उसे मियामी के एक आलमी कैंप में पहुंचा दिया। एक किला नुमा इमारत की मजबूत चारदीवारी में कैदी बनाकर रखा। वहाँ एक आमिल उस पर तनवीमी अमल कर रहा था। उस डमी के अंदर छुपी हुई बातें मालूम की जा रही थी। ऐसे वक्त आर्मी के आला अफसरान और इत्तेहादी ममालिक के नुमाइंदे दूसरे कमरे में टीवी स्क्रीन के सामने तनवीमी अमल का मंजर देख रहे थे। आमिल के सवालात और डमी फरहाद के जवाबात सुन रहे थे। आमिल उसे कह रहा था, तुम्हारा नाम फरहाद नहीं है, मेरा नाम फरहाद है। तुम्हारे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है, फिर तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें फरहाद बनाया गया है। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं की गई है, ये मेरा असली चेहरा है। मुझ पर किसी ने तनवीमी अमल नहीं किया है। वह आमिल मुख्तलिफ पहलुओं से घुमा फिरा कर ऐसे ही सवालात कर रहा था। उससे किसी भी तरह उगलवाना चाहता था कि वो फरहाद नहीं है, लेकिन डमी फरहाद बजिद था कि वो फरहाद है। आमिल ने उन नुमाइंदों के पास आकर कहा, आप हजरात मेरा तनवीमी अमल देख रहे हैं? मैं मुतमईन हूँ कि यह फरहाद अली तैमूर है। एक आर्मी अफसर ने कहा, तनवीमी अमल दिमाग के अंदर छुपे हुए हक़ाइक़ को बाहर निकाल लाते हैं। अगर ये डमी फरहाद होता तो इस अमल के नतीजे में ज़ाहिर हो जाता। वहाँ दूसरे 6 आमिल भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हम ये तनवीमी अमल देख रहे थे। अभी इस पर बड़ी महारत से अमल किया गया है। अगर अमल के दौरान में कोई गलती होती तो हम टोक देते। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसे फरहाद अली तैमूर तस्लीम कर लेना चाहिए। एक मुल्क के नुमाइंदे ने कहा, हमने रूहानी टेलीपैथी के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है। हो सकता है उन्होंने इस पर किसी तरह का रूहानी अमल किया हो। उन अमल करने वालों ने कहा, हम रूहानी टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अलबत्ता रूहानी उलूम पर यकीन रखते हैं। हो सकता है इस पर किसी तरह का रूहानी अमल किया गया हो। एक आमिल ने कहा, हर अमल का तोड़ होता है, रूहानी अमल का भी तोड़ हो सकता है। मैं अभी अमल करता हुआ फरहाद के तातल शऊर तक पहुंच गया था। इस तरह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस पर रूहानी अमल किया गया था तो मैं उसका तोड़ कर चुका हूँ। वो सबको यकीन दिला रहा था, लेकिन उनके दिलों में रूहानी टेलीपैथी खटक रही थी। जादू टूने और रूहानियत वगैरह को सभी मानती हैं, लेकिन दुनिया की किसी अदालत में उनके अमल और रद्द-ए-अमल को तस्लीम नहीं किया जाता। जो ज़ाहिरी ठोस सबूत होते हैं उनकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस और कानून का बोलबाला रखने वाले तमाम इदारों से ये नहीं कह सकते थे कि वो डमी है और रूहानी टेलीपैथी के जरिए उसे फरहाद बनाया गया है। तमाम दुनिया ने मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मुझे स्क्रीन पर देखा था। वह मुझे फरहाद अली तैमूर तस्लीम करने के बाद ही गिरफ्तार करके ले गए थे। अब ये नहीं कह सकते थे कि बाबा साहब के दारे वालों ने मुझे उनके हवाले नहीं किया। हेल्पर ने हंसते हुए अमरीकी अकाबरीन से कहा, तुम लोगों ने मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए फरहाद को दहशतगर्द साबित करने की कोशिशें की, फिर दुनिया वालों को यह तमाशा दिखाया कि इसे बाबा साहब के दायरे से गिरफ्तार करके ले गए हो। तुमने फरहाद को कच्चा चबा जाने और निगल जाने की कोशिश की, लेकिन वो हड्डी की तरह तुम्हारे गले में अटक गया। अब ना तो उसे निगल सकते हो ना उगल सकते हो। एक आर्मी अफसर ने कहा, तुम हमें उलझनों और परेशानियों में देखकर खुश हो रही हो, यानी ये साबित कर रही हो कि मुसलमानों की हमायती बन चुकी हो, कि अब अपनी यहूदी कौम और अपने वतन इसराइल के लिए काम नहीं कर रही हो। तुम लोगों की तरह मेरे मुल्क के अकाबरीन भी यही समझ रहे हैं कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, जबकि मैं आज भी यहूदी हूँ, मज़हब कोई सा भी हो। हमें एक मुकम्मल इंसान बनने की कोशिशें करना चाहिए। मैं हर मुल्क, हर कौम और हर मज़हब के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करूँगी, तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करो। हम दहशतगर्द फरहाद को इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। इस नेक काम में हमारा साथ दो। फरहाद ने हमेशा अपने बचाव के लिए तुम लोगों के खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयाँ की हैं। तुम इसे दहशतगर्दी कहते हो, तो फिर तुम्हारी कार्रवाइयों को क्या कहा जाएगा? तुमने कई छोटे बड़े मुल्कों में फ़ौजी कार्रवाइयों के जरिए शहर के शहर तबाह कर दिए, हज़ारों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को हलाक किया, ज़ख्मी और अपाहिज बनाया। क्या ये बदतरीन दहशतगर्दी नहीं है? तुम्हारे मुंह में जनाब तबरेज़ी की ज़ुबान बोल रही है। उस इदारे वाले भी ऐसे ही हवालों से हमें दहशतगर्द कह रहे थे। एक इत्तेहादी मुल्क के नुमाइंदे ने कहा, तुम हमारे लिए ना सही, अपने मुल्क और अपनी यहूदी कौम की खातिर अभी हमारा साथ दो और हमें सच बताओ कि हमारी हिरासत में फरहाद अली तैमूर है या उसकी डमी? एल्पा ने कहा, अगर वह फरहाद की डमी होती तो मैं आराम से अपनी जगह बैठी रहती। वह फरहाद है, इसलिए तुम सबको समझाने आई हूँ। इसके खिलाफ मुकदमा चलाओ, लेकिन अदालत में यह तस्लीम कर लो कि वह दहशतगर्द नहीं है। उसे बाइज्जत तौर पर बरी कर दो, वरना मेरी मुखालफत तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। क्या तुम हमें धमकी देने आई हो? समझाने आई हूँ। वो वक्त ना आने दो जब मेरी धमकी तुम्हारे लिए धमाका बन जाए। इस धमकी से साफ जाहिर है कि तुम्हें बाबा साहब के दायरे में पनाह मिल गई है और उनके लिए काम कर रही हो। तुम क्या समझती हो? अगर ये फरहाद है तो क्या तुम या बाबा साहब का इदारा इसे सजाए मौत से बचा लोगे? तुम मुझसे गुलवाना चाहते हो कि हम फरहाद को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। मैं नहीं जानती कि बाबा साहब के दायरे वाले क्या करेंगे।
लेकिन ये जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। वो सब परेशान हो गए। उसके लहजे में चैलेंज था कि वो कुछ करने वाली है। बरतानिया के एक हाकिम ने पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? इसराइल के एक आर्मी अफसर ने कहा, तुम पैदाइशी यहूदी हो, मुहिब वतन हो। हम तुम्हें यहूदी कौम की भलाई का वास्ता देते हैं। अगर हमारी हमायत ना करो तो मुखालफत भी ना करो। फ्रांस के एक हाकिम ने कहा, मालूम तो हो कि तुम करना क्या चाहती हो। एल्पा ने जवाब दिया, अदालत में फरहाद की पेशी होने तक मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ती रहूंगी। तुम लोगों के अंदर छुपी हुई बातें मालूम करती रहूंगी। अगर तुम लोगों ने अदालत पर दबाव डालकर फरहाद को ख्वामखा दहशतगर्द साबित किया तो मैं उस अदालत के जज और अरकान ज्यूरी के दिमागों में घुसकर फरहाद को एक सुलह पसंद और पुरअमन शहरी साबित करा के उसे तमाम इल्ज़ामात से बरी कराऊंगी। तुम में से कोई इसे दहशतगर्द साबित नहीं कर सकेगा। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, तुम भूल रही हो कि हमारे पास भी अच्छी खासी तादाद में टेलीपैथी जानने वाले हैं। वो भी जज और ज्यूरी के दिमागों पर असरअंदाज होते रहेंगे। वो बोली, अगर तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले अदालत में मेरी मुखालफत करेंगे और मेरे काम में रुकावट पैदा करेंगे तो मैं तुम सबके मुल्कों में सियासी इंतशार पैदा कर दूंगी। तुम्हारे तमाम ममालिक में अमन अमान का मसला पैदा कर दूंगी, यानी हमारे मुल्कों में दहशत फैलाओगी। फिर तो हम अदालत में कह सकेंगे कि फरहाद की टेलीपैथी जानने वाले हमायती अदालत के फैसले से पहले हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें और यह भी साबित करेंगे कि तुम फरहाद की हमायती हो। फरहाद ने दहशत गर्दों की जो तंजीम बनाई थी, अब उस तंजीम की सरबराह तुम हो। एल्पा ने कहा, मेरे खिलाफ कुछ भी कर लो, बस इतना समझ लो फरहाद को सजाए मौत देने की हसरत रह जाएगी। मैं उसे तुम्हारी कैद में नहीं रहने दूंगी। उसे इस तरह गायब करूंगी कि तुम सब उसे ढूंढते ही रह जाओगे। मेरा ख्याल है अब इसके बाद हमारे दरमियान समझौता करने वाली कोई गुफ्तगू नहीं होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके, देखा जाएगा। वो उनके एक आलेकार के दिमाग में रहकर बोल रही थी। एक हाकिम ने उस आलेकार को देखते हुए कहा, एल्पा तुम चाहो तो समझौता हो सकता है, बस अपने अंदर एक ज़रा सी तब्दीली पैदा करो। हमारी पहले जैसी अल्पा बन जाओ, फरहाद की हमायत से बाज आ जाओ। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। वो सब उसके जवाब का इंतज़ार करने लगे। उस आलेकार ने कहा, शायद वो जा चुकी है, मेरे अंदर खामोशी है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने मुखातिब की, अल्पा खामोश ना रहो, हमारी बात का जवाब दो। क्या तुम इसके दिमाग में खामोश रहकर हमारी बातें सुनना चाहती हो? वो वाकई जा चुकी थी। उन्हें कोई जवाब ना मिला। वो आपस में बोलने लगे। वो अपनी दानिस्त में मुझे कैदी बनाकर मेरा ब्रेन वॉश कर चुके थे। उनका ख्याल था कि अगर मैं वाकई फरहाद अली तैमूर हूँ तो आइंदा ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उन्होंने डमी फरहाद को बिल्कुल ही नाकारा बना दिया था। वो अब अपने बचाव के लिए या उनकी कैद से फरार होने के लिए अपने तौर पर कुछ करने के काबिल नहीं रहा था। लेकिन अल्पा की तरफ से अंदेशे होने लगे। वो अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से मशवरे करने लगे। उन ख्याल ख्वानी करने वालों ने कहा, हम नहीं जानते अल्पा अदालती मामलात में कैसी चालें चलेगी। जब उसकी चालबाजियां जाहिर होंगी तभी हम जवाबी कार्रवाइयाँ कर सकेंगे। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले नंबर 5 ने कहा, हम ये मालूम करने की फ़िक्र में हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। हम सब उसे तलाश कर रहे हैं। नंबर 7 ने कहा, हम उसे तलाश कर रहे हैं। एक बार उसका सुराग मिल जाए तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे, फिर वो हमारे शिकंजे से मौत के बाद ही निकल सकेगी। एक बार 3 इसराइली जासूस उसे तलाश करते हुए कराची पहुंच गए थे, लेकिन अल्पा ने उन्हें अपना मामूल बना लिया। उन तीनों ने वहां से रिपोर्ट दी थी कि अल्पा पाकिस्तान में नहीं है। अब वो उसे तलाश करने के लिए मशरक़ बईद के मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे थे। डमी फरहाद की गिरफ्तारी से पहले मैं मुख्तलिफ ज़राए से ये बता चुका था कि मैं उज़्बेकिस्तान के जनूबी इलाके में हूँ। वो डमी को गिरफ्तार करने के बाद मुतमईन नहीं थे, इसलिए इत्तहादी ममालिक के तमाम जासूस उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। जनूबी एशिया में कई ममालिक अमेरिका के ज़ेर असर हैं। उन ममालिक से कहा गया कि वो अपने सुराग रसानों को भी फरहाद की तलाश में उज़्बेकिस्तान रवाना करें। अल्पा उन तमाम अहम अहदेदारों के अंदर पहुंच रही थी जो अमरीकी और उसके इत्तहादी ममालिक के सफारत खानों से ताल्लुक़ रखते थे। मेरा बेटा किबरिया भी अल्पा के ख्यालात और उसके इरादों के मुताबिक गैर मुल्की सुराग रसानों के अंदर पहुंच रहा था। अल्पा ये नहीं जानती थी कि किबरिया ने उस पर तनवीमी अमल करके उसे बिन यहूदा जैसे दुश्मन से बचाया है। किबरिया अल्पा के अंदर खामोश रहकर उसके तरीक़ेकार को समझता रहता था। एक तरह से वो उसके ज़रिए बहुत कुछ सीख रहा था। यूं ख्याल ख्वानी करते रहने से एक अहम इंकशाफ ये हुआ कि अमरीकी और बरतानवी सफारत खाने का जो अमला है उसमें सिर्फ ईसाई नहीं बल्कि यहूदी भी हैं, और वह खुद को अमरीकी और बरतानवी कट्टर ईसाई ज़ाहिर करते हैं। उनमें से अक्सर यहूदी उन सफारत खानों में बज़ाहिर कई अहम और गैर अहम ओहदों पर काम कर रहे थे, लेकिन वो हकीकतन जासूस थे। असद खान एक करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा था। उसका बिजनेसमैन बाप अकबर खान जवानी में सोमो सलात का पाबंद था। उसके आबा अजदाद भी मजहबी अहकामात की सख्ती से पाबंदी करते। ये कहावत दुरुस्त है कि जवानी दीवानी होती है। अकबर खान एक अंग्रेज़ हसीना का दीवाना हो गया। उसके बाप दादा ने उसे दीवानगी से बाज रखने की कोशिशें की। उस हसीना का नाम मार्गरेट था। उसने बुजुर्गों के एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद किसी एतराज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रही। वह बहू बनकर इस ख़ानदान में आ गई। इसके बाद रफ्ता रफ्ता उनके रहन सहन, उनके तौर तरीक़ों में तब्दीलियाँ आने लगीं। वो मार्गरेट से मारिया अकबर बन गई थी। उसने रस्मी तौर पर इस्लाम कबूल किया था।
अकबर खान को भी मॉडर्न मुसलमान बनाने लगी। वो तो पहले ही उसका दीवाना था। उसके समझाने से यह समझने लगा कि 5 वक्त की नमाजें ज़रूरी नहीं हैं। कारोबारी मसरूफियात से वक्त मिले तो एक आध वक्त की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। लाखों मुसलमान शराबी पीते हैं, इबादत भी करते हैं, लिहाजा ईशा की नमाज के बाद शराब पी जा सकती है। ईमान में इस तरह तब्दीली आने लगी कि मुनाफा कमाना लाजमी हो तो झूठ बोला जा सकता है, कम तोला जा सकता है। जो माल फरोख्त किया जा रहा है उसमें मिलावट की जाए तो मुनाफे की शरह बढ़ सकती है। आज यहूदियों की यही अज़ाइम है कि मुसलमानों का मजहब तब्दील ना किया जाए, उनका ईमान कमज़ोर कर दिया जाए, तो वो यहूदी ना बने मगर यहूदी नवाज बन जाएं। सियासी मामलात में यहूदियों के हामी बनते रहें। अकबर खान इकलौता बेटा था। उन बुजुर्गों के बाद आइंदा नस्ल को बढ़ाने वाला वो ही था। और ये यहूदी हमेशा नई नस्ल पर बड़ी मोहब्बत से हमला करते हैं। ये बड़ी कामयाब हिकमत अमली है। अगर एक नस्ल अपने सांचे में ढल जाए तो उसके बाद आने वाली नस्लें भी उस सांचे में ढल जाती हैं। मार्गरेट उर्फ मारिया दरअसल ईसाई नहीं यहूदी थी, बरतानवी सफारत खाने में ईसाई बनकर आई थी। उसने बड़ी कामयाबी से अकबर खान के ख़ानदान पर छापा मारा था। उसने अकबर खान के लिए एक बेटी और 3 बेटे पैदा किए थे। उन चारों को अपने मजाज और अपने तौर तरीक़ों के मुताबिक ढालती रही थी। मारिया और अकबर खान की नौजवान बेटी अनीला अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती थी। मारिया की एक कोशिश थी कि अनीला की शादी ऐसे नौजवान से हो जो उनका हम ख्याल बनकर रहे। अनीला भी यही चाहती थी। वह मुल्क से बाहर तालीम के दौरान में यहूदी नौजवानों के साथ वक्त गुजारती रही थी। लेकिन मोहब्बत एक कुदरती अमर है। उसे एक ऐसे नौजवान से इश्क हो गया था जो कट्टर मुसलमान था, इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। उसने पहली मुलाकात में अनीला से कहा, मुझसे दोस्ती रखना चाहती हो तो इन लड़कियों और लड़कों के साथ वक्त ना गुजारो। वो बेलगाम हैं, मुख्तसर लिबास पहनते हैं, क्लबों में और समुंदर के किनारे रंगरलियाँ मनाते हैं। अनीला ने कहा, तुम तंग नज़री से सोचते हो। मौसम और माहौल के मुताबिक मुख्तसर लिबास पहना जाता है। शर्म व हया आंखों में होती है। तुम लिबास पर तनकीद ना करो। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। अगर ये तुम्हें बुरा लगता है तो फिर आइंदा भी मेरी अच्छी बातें बुरी लगती रहेंगी। हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकेंगे। वो बोली, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हमारे दिल भी एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत है, इसीलिए तुम्हें अपनी राह पर लाना चाहता हूँ। महबूब वो होता है जो अपनी महबूबा की खामियों से भी प्यार करता है। महबूब वो होता है जो खामियों को दूर करता है और महबूबा को एक शाहकार की तरह तहजीब के ढांचे में ढालता है। कुछ मैं तुम्हारी बातें मानती रहूंगी, कुछ तुम मेरे सांचे में ढलते रहो। वादा करो मुझे कभी नमाज पढ़ने और रोज़े रखने को नहीं कहोगे। नहीं कहूँगा। शर्त यह है कि मैं तुम्हें दीनी तालीमात की किताबें पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। तुम समझोगी और इन तालीमात पर अमल करोगी। इमरान, तुम मुझे पुराने ज़माने की मुसलमान औरत बनाना चाहते हो? क्या मैं पुराने ज़माने का मुसलमान मर्द दिखाई देता हूँ? मैं मौजूदा दौर के मुताबिक लिबास पहनता हूँ। ऊंची सोसाइटी की बड़ी बड़ी तकरीबात में मुझे खुश आमदीद कहा जाता है। बेपर्दा ख़वातीन से बातें करता हूँ। मेरे घराने की औरतें पर्दा नहीं करती, लेकिन मुलाजमत और बिजनेस में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। शर्म हया के तकाजे पूरे करती हैं, खुद को नुमाइश की चीज़ नहीं बनाती। क्या तुम उन्हें पुराने ज़माने की मुसलमान औरतें कहोगी? वह नीला की ऐसी बातें मानने लगा जो खिलाफे तहजीब नहीं थी और उसे अपने सांचे में रफ्ता रफ्ता ढालने लगा। वह इमरान की कुर्बत में दीवानी हो जाती थी, उसकी हदायत पर अमल करने लगती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसमें तब्दीलियाँ पैदा होने लगीं। वह मशरकी तहजीब के हुस्न में ढलने लगी। उसकी ये तब्दीलियाँ मारिया को खटकने लगीं। उसने अकबर खान से कहा, यह हमारी बेटी को क्या हो गया? ये सिर्फ पाकिस्तानी लिबास पहनने लगी है, दुपट्टे को सीने और सर से लपेटे रहती है। अकबर खान ने कहा, मैं इसकी तब्दीलियों को देख रहा हूँ। वैसे हमारे मुल्क की लिबास में बहुत प्यारी लगती है। अब्बा जान और दादा जान के ज़माने में हमारे घर की औरतें ऐसे ही लिबास पहना करती थी। बेटी को देखकर यूँ लगता है जैसे फिर वही तहजीब और सलीका वापस आ गया। मारिया ने पूछा, क्या तुम तारीफ़ें कर रहे हो? ऐसे कपड़े तुम्हारे ख़ानदान की बैकवर्ड औरतें पहना करती थी। तुम मेरी बेटी को क्या बनाना चाहते हो? मैं क्या बनाऊंगा? मेरे तमाम बच्चों को तुम ही बनाती आ रही हो। हमारी ख़ानदान और हमारी तहजीब का हुलिया बदल दिया है। मारिया ने अनीला से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे फ्रेंड्स शिकायतें कर रहे थे कि तुम गेट टुगेदर पार्टीज़ में नहीं जाती हो, किसी गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिलती हो। ये इमरान कौन है? एक पुलिस अफसर है, बहुत ही ईमानदार और फ़र्ज शनास है। क्या ईमानदारी से ऊंची सोसाइटी में नुमाया मुकाम हासिल होता है? ईमानदारी की कदर सिर्फ मस्जिदों और मदरसों में होती है। हम हाई स्टेटस के लोग हैं और तुम एक जूनियर अफसर को लिफ्ट दे रही हो। सॉरी मम्मी, यह दिल का मामला है। तुम्हारे लिए यह दिल का मामला होगा, लेकिन वो कोई चालबाज नौजवान है, तुम्हारी जैसी दौलतमंद लड़की को फांस रहा है। मैं उसे क्या दौलत दूंगी? वह मुझे ईमान की दौलत दे रहा है। मैं सुनती आई थी कि हमारे बुजुर्ग इमरान की तरह दीनदार थे। मैं डैडी से पूछती हूँ क्या हमारे घर का माहौल फिर उसी तरह पाकीज़ा और ईमान अफरोज़ नहीं हो सकता? अकबर खान ऐसे वक्त कशमकश में मुब्तला हो जाता। उसका ज़मीर उसे पूछता था कि उसने अपने ख़ानदान में अपने मज़हब को इस्लाम और यहूदियत का मलगोबा क्यों बना दिया है। निस्फ मुसलमानियत निस्फ यहूदियत, आधा तीतर आधा बटेर, जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इस्लाम का रहा ना यहूदियत का। मारिया ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
उसने बरसों की मेहनत से इस खानदान को अपने रंग में रंग लिया था। बड़े बेटे जब्बार खान की बीवी बच्चे, दूसरे बेटे नईम खान के बीवी बच्चे, सभी मारिया के नक्शे कदम पर चल रहे थे। तीसरा बेटा असद खान था, चौथी बेटी अनीला थी। उन सबके बच्चे और फैलती हुई नस्ल नुमाइशी मुसलमान बनकर रह गई थी। अनीला और असद की भी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मारिया के मंसूबे के मुताबिक यही होने वाला था। जबकि अचानक बाजी पलट रही थी। अनीला उसकी तवक्को के खिलाफ ऐसे इस्लामी अहकामात की पाबंद होती जा रही थी जो उसे शर्म हया की हदूद से बाहर नहीं ले जाते थे, और वैसा करके इमरान का दिल जीत चुकी थी। दूसरी तरफ असद के साथ भी यही कुछ हो रहा था। उसे एक मिडिल क्लास की लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो एक स्कूल टीचर थी और तालबात को इस्लामियात पढ़ाया करती थी। असद ने पहले उसे अपनी माँ मारिया के रंग में रंगना चाहा, लेकिन वह स्कूल टीचर शाइस्ता मुस्तकिल मिजाज थी। वह असद को मुतासिर करती रही। असद के आबा अजदाद आखिर मुसलमान थे। उसकी रगों में उनका लहू दौड़ रहा था, उनकी तहजीब रवायात। फिर ये कि शाइस्ता ने उसे मुतासिर किया तो उसमें भी मस्बत तब्दीलियाँ पैदा हो गईं। ये मारिया जैसी बासर खातून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। वह वसी ज़राए की मालिक थी। उसके बाकी दो बेटे आला ओहदों पर फाइज थे। उनके ज़रिए वो शाइस्ता और इमरान को जहन्नुम में पहुंचा सकती थी। फिर उसकी पुश्त पर एक मजबूत यहूदी लॉबी थी जो अमरीका तक असर व रसूख रखती थी और अमरीका के ज़रिए पाकिस्तानी हुक्काम की नींदें हराम कर सकती थी। मारिया के हुक्म से दूसरे बेटे नईम खान ने इमरान को अपने दफ्तर में तलब किया। फिर गरज कर पूछा, क्या तुम जानते हो कि अनीला मेरी छोटी बहन है? यस सर, मैं जानता हूँ। ये जानते हुए भी तुम उसे मोहब्बत का झांसा दे रहे हो? मैं उसे अपने दीन का भूला हुआ सबक पढ़ा रहा हूँ। बकवास मत करो, अपनी औकात में रहो। अनीला से कोई ताल्लुक ना रखो, उसे फ़ोन पर भी बात ना करो, वरना तुम इस डिपार्टमेंट में तो क्या कहीं भी मुलाजमत नहीं कर सकोगे। आप हुक्म दे रहे हैं मैं कंबल को छोड़ दूं? कंबल मुझे ना छोड़े तो मैं क्या कर सकूंगा? आप अपनी बहन पर पाबंदी आयद करें। क्या भी फ़ोन पर उसे कह सकते हैं कि वह मुझसे मिलने ना आया करे? ये हमारा ज़ाती मामला है, मैं उससे अपने तौर पर बात करूंगा। आपकी ऊंची सोसाइटी में सब बेलगाम है, आप बहन को लगाम नहीं दे सकेंगे। मैंने प्यार से उसे काबू में किया है। पहले वो कितने ही बॉयफ्रेंड से मिलती थी, आपका सर शर्म से नहीं झुकता था। अब वो सिर्फ मुझे अपना समझती है तो भी आपको शर्म नहीं आ रही, सिर्फ गुस्सा आ रहा है कि बहन अपनी सतह से नीचे क्यों आई है। अपनी सतह पर होने वाली बेहयाई आपके लिए काबिल कबूल है? यू शट अप, तुम अपने आला अफसर से गुस्ताखी कर रहे हो। आप इस गुस्ताखी की सजा देंगे, मेरा सर्विस रिकॉर्ड ख़राब करेंगे, मुझे इस शहर से दूर किसी वीरान इलाके में ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरी पेशगोई सुन लें, आपकी बहन उस वीरान इलाके में भी चली आएगी। आप बहन के पीछे पीछे मेरे पास आएंगे। नईम खान उसे घूर कर देख रहा था। उसके जाने के बाद उसने चपड़ासी को हुक्म दिया, शाइस्ता को भेज दो। चपड़ासी चला गया। थोड़ी देर बाद शाइस्ता ने आकर उसे सलाम किया। उसने नागवारी से उसे देखा। वह मामूली कॉटन के लिबास में मिडिल क्लास की एक मामूली सी लड़की दिखाई दे रही थी। वह औकारत से बोला, तुम स्कूल टीचर हो? मेरा नाम शाइस्ता है, मैं स्कूल टीचर हूँ। एक छोटे से इलाके के एक छोटे से मकान में रहती हूँ। मेरी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये है। आप पुलिस के आला अफसर हैं, मेरे बारे में सारी मालूमात पहले ही हासिल कर चुकी हैं, फिर भी पूछेंगे लिहाजा पहले से बायोडेटा पेश कर रही हूँ। वह सख्त लहजे में बोला, ज़्यादा ना बोलो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। मेरा भाई असद अभी कम उम्र है, नादान है, उसका पीछा छोड़ दो। लड़कियां अपनी उम्र कम बताती हैं। आप भाई की उम्र जितनी भी कम करें वो मुझसे 2 बरस बड़ा ही रहेगा। मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आई हूँ, क्या आप देखना चाहेंगे? तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हो, मेरा हुक्म सुनो और जाओ। आइंदा तुम असद से नहीं मिलोगी, मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगी तो पछताओगी। शाइस्ता ने कहा, अभी मैं बाहर बैठी हुई थी, आपकी बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। आप अपनी बहन के महबूब को भी यही हुक्म दे रहे थे। उसने जवाबन आपसे जो कहा वही मैं कहती हूँ। मैं कंबल को छोड़ना चाहूँ तब भी कंबल मुझे नहीं छोड़ेगा। असद मेरे पीछे दुनिया के आखिरी सिरे तक आएगा। तुम दुनिया के आखिरी सिरे तक नहीं, इस दुनिया ही से जाओगी। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, जाओ यहाँ से। मैं टीचर हूँ, कौम के नौने हालों को तालीम देती हूँ, और आप बड़ी हकारत से बोल रहे हैं। मैं आपके खिलाफ किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। आखिर पुलिस वाले जो हैं, ये कहकर वो बाहर आ गई। उस इमारत के बाहर इमरान खड़ा हुआ था। उसे देखकर बोला, मैंने आईजी साहब के ऑफिस में तुम्हारी बातें सुनी हैं, तुम बहुत दिलेर हो। तुमने इतने बड़े अफसर को खरी खरी सुनाई है। तुमने भी जूनियर अफसर होकर अपने सीनियर का लिहाज नहीं किया है। दरअसल प्यार सबसे ताकतवर जज्बा है, यह हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। मेरा नाम शाइस्ता है, तुम्हारा नाम? मुझे इमरान कहती हैं। ये बहुत मगरूर लोग हैं। हम सिर्फ कमतर होते तो ये हमें शायद अपने बराबर लाकर तुम्हें बहू और मुझे दामाद बना लेते, मगर इन्हें मेरे कट्टर मुसलमान होने पर एतराज़ है और तुम मौलमा हो, इसलिए वह तुम्हें भी मुस्तरद कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, हम इस्लाम के नाम लेवाएं, लेकिन यहूदी और ईसाई हम पर मुसल्लत रहते हैं। वो हमसे ज़्यादा असर व रसूख के मालिक हैं, ऐसे इख्तियारात वाले ओहदों पर हैं कि हमें मुसलमान होने की सज़ाएँ दे सकते हैं। इमरान ने अपनी जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ चलो, जहाँ कहोगी पहुँचा दूंगा। वो उसके साथ जीप में बैठकर चली गई। नईम खान अपने ऑफिस में बैठा शाइस्ता और इमरान के खिलाफ सोच रहा था। फ़ोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। वह रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ जेवी शूटर।
ये नाम सुनते ही नईम खान ने बड़े अदब से कहा, यस सर, मैं हूं आपका खादिम। जेवी शूटर ने कहा, अभी वो दोनों आए थे, क्या वो हमारे रास्ते से हट जाएंगे या हटाना होगा? हटाना होगा, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इस शहर के बदतरीन मुजरिम मेरे इशारों पर नाचते हैं। उनमें से कोई शाइस्ता को अगवा करके किसी वीराने में ले जाएगा, वहाँ उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा, फिर उसे कत्ल कर देगा। ऐसे लड़कियों का अंजाम यही होना चाहिए। लेकिन इमरान पुलिस अफसर है, उसके खिलाफ क्या कर सकोगे? नो प्रॉब्लम सर, आपकी तंजीम का एक रुकन जेकब मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के बायस गिरफ्तार हुआ है। उस पर मुकदमा चलेगा तो उसे सजाए मौत हो सकती है। मैंने हुक्म दिया था कि उसे किसी तरह रिहा कराया जाए। जेकब हमारे बहुत काम का आदमी है, उसके लिए क्या कर रहे हो? जेलर से खुफिया तौर पर मामला तय हो चुके हैं। कल जेकब को दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। ऐसे वक्त उसे फरार होने का मौका मिलेगा, उसके पास हथियार भी पहुंचाए जाएंगे। उस वक्त इमरान ड्यूटी पर होगा। जेकब के फरार होने पर पुलिस मुकाबला होगा। इस काउंटर फायरिंग में हमारे आदमी इमरान को गोली मार देंगे। नाइस प्लानिंग, कल तक दोनों को ठिकाने लगा दो, दैट्स ऑल। जेवी शूटर ने फ़ोन बंद कर दिया। वो यहूदी खुफिया तंजीम का सरबराह था, इस्लामाबाद के एक शानदार बंगले में रहता था। वहाँ से कराची तक अपनी तंजीम के मामलात को संभालता था। पाकिस्तान में अमेरिका की अंधी हमायत करने वाले जितने मुसलमान थे, उन सब से जेवी शूटर का राब्ता रहता था। वो बज़ाहिर अमरीकी मुफादात के लिए काम करता था, लेकिन दरे पर्दा यहूदी पॉलिसियों पर अमल करता था। उनकी बुनियादी पॉलिसी यही थी कि ऊंचे तबकों में इस्लामी तहजीब और तौर तरीक़ों में तब्दीलियाँ लाकर उन्हें मॉडर्न मुसलमान बनाया जाए। वो मुसलमान ही रहें लेकिन यहूदी नवाज रहें। अकबर खान का पूरा ख़ानदान दरे पर्दा यहूदी नवाज था। आइंदा नस्लें भी इस्लामी तहजीब को भूल रही थीं। ऐसे वक्त इस ख़ानदान में अनीला और असद मसाइल पैदा कर रहे थे, इस्लामी तौर तरीक़ों पर अमल करने लगे थे। यह अंदेशा पैदा हुआ कि वो अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद को भी अपने रंग में रंग लेंगे। जेवी शूटर ने मारी और अकबर खान को हुक्म दिया, अनीला और असद को समझाओ, अगर वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ रहेंगे तो उन दोनों को गोली मार दी जाएगी। उन दो मछलियों को पूरा तालाब गंदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मारिया ने परेशान होकर कहा, सर, उन बच्चों को मैंने जन्म दिया है, आप उन्हें सजाए मौत देने की बात न करें। मैं एक माँ हूँ, मेरी तमाम उम्र की खिदमात को पेश नज़र रखकर फैसला करें। अकबर खान ने कहा, सर, ये दोनों नादान हैं, उन्हें शाइस्ता और इमरान बहका रहे हैं। अगर उन दोनों को खाक में मिला दिया जाए, उन्हें हमारे बच्चों से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए, तो फिर ये हमारे ही तौर तरीक़ों पर चलते रहेंगे। जेवी शूटर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को संभालने का मौका देता हूँ। शाइस्ता और इमरान को ठिकाने लगा दिया जाएगा। इसके बाद भी अनील और असद इस्लामी अहकामात पर अमल करेंगे तो उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। मारी और अकबर खान अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहते थे। उनके बड़े बेटे नईम खान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो अपने बहन और भाई की सलामती के लिए शाइस्ता और इमरान को ठिकाने लगा देगा। वो इसी मंसूबे पर अमल कर रहा था। उसने दो खतरनाक मुजरिमों को तलब किया। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़कर हाजिर हो गए। खुश होकर कहने लगे, हजूर ने बहुत दिनों बाद याद किया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। नईम ने शाइस्ता की तस्वीर उन्हें दी, उसका नाम और पता बताया, फिर कहा, इसे देखो और अच्छी तरह पहचान लो। 24 घंटे के अंदर इसे अगवा करके किसी वीराने में ले जाओगे, मैं वहाँ आऊँगा। हजूर आप जहमत ना करें, आप नहीं आएंगे तब भी हम उसे ख़त्म कर देंगे। मैं ज़रूर आऊँगा, कमबख्त की जवानी बड़ी गज़बनाक है, ये इस दुनिया से कवारी नहीं जाएगी। मैं इसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगा, उसके बाद तुम उसे हलाक करोगे, लाश का पता ना चले। मेरे भाई असद को मालूम ना हो कि यह कहाँ गुम हो गई है। बेचारी शाइस्ता नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो ये समझ रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले उसे परेशान करेंगे। वो बड़े असर और रसूख वाले हैं, उसे स्कूल की मुलाजमत से खारिज कर दिया जाएगा। असद ने अपने बड़े भाई नईम से पूछा, आप हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने शाइस्ता को अपने ऑफिस में बुलाया था? नईम ने कहा, हम तुम्हारी बेहतरी और सलामती चाहते हैं। उससे ताल्लुक़ रखोगे तो कुछ पुरस्रार लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे। आप पहले भी पुरस्रार लोगों का जिक्र कर चुके हैं। मम्मी और डैडी भी यूं सहमे हुए हैं जैसे सचमुच मेरे सर पर मौत मंडला रही हो। आखिर ये कौन लोग हैं? आप इतने बड़े अफसर होकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ही शाइस्ता को समझाया गया है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम भी उसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मारी और अकबर खान ने भी असद को यही समझाया। उसे सख्ती से धमकी दी कि शाइस्ता की मोहब्बत से बाज ना आया तो उसे मुल्क से बाहर न्यूयॉर्क भेज दिया जाएगा। वैसे ये महज धमकी थी, वो जानते थे कि 24 घंटों में क्या होने वाला है। दूसरी सुबह शाइस्ता मामूल के मुताबिक घर से निकलकर स्कूल की तरफ जाने लगी तो एक बड़ी सी वैन ने उसका रास्ता रोक लिया। दो अफराद वैन का स्लाइडिंग दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। उन्होंने गन पॉइंट पर शाइस्ता को पकड़ा, उसे खींचकर वैन के अंदर डाला, फिर उसके दाएं बाएं आकर बैठ गए। वो गाड़ी वहाँ से चल पड़ी। वो परेशान होकर बोली, तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या दुश्मनी है? खामोश बैठी रहो वरना एक गोली तुम्हें खामोश कर देगी। एक ने कहा, यार क्यों इसे डरा रहा है, ये तेरी बहन है। दूसरे ने कहा, अबे क्या दिमाग चल गया है, इसे मेरी बहन कह रहा है, अपनी बहन नहीं बोल सकता। गुस्सा क्यों करता है, ये मेरी भी बहन है। वो दोनों अपना अपना सर सहलाने लगे। एक ने कहा, यह हमें क्या हो गया है,
हम इसे अपनी बहन क्यों कह रहे हैं? दूसरे ने कहा, और अगर कह रहे हैं तो फिर बहन को अगवा क्यों कर रहे हैं? यार, हम अपनी बहन को घुमाने फिराने ले जा रहे हैं। शाइस्ता ने कहा, मुझे घूमना फिरना नहीं है, बहन कह रहे हो तो मुझे स्कूल वापस ले चलो। चुपचाप बैठी रहो, बड़े भाइयों के बीच में ना बोलो। एक ने कहा, लानत है हम पर, हम बार बार इसे बहन कह रहे हैं। ऐसा लगता है कोई मेरे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है और वो इसे बहन कहने पर मुझे मजबूर कर रहा है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। शाइस्ता ने कहा, कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं है, ये तुम्हारा ज़मीर है जो मुझे बहन समझने पर मजबूर कर रहा है। तुम फिर बोली, अब अगर बोलोगी तो गोली मार दूंगा। अबे कुत्ते, तू मेरी बहन को गोली मारेगा? वो गुस्से से बोला, तू मुझे कुत्ता कह रहा है, गाली दे रहा है? यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्यार से कुत्ता कह सकता है। चल तू भी मुझे कह दे। दूसरे ने कहा, कुत्ते, कमीने, हराम की औलाद। तू तो मोटी मोटी गालियां दे रहा है। लड़की, तुम बोलो, हमें किस किस्म की गालियां देनी चाहिए? वो परेशान होकर बोली, अपनी अपनी माँ से जाकर पूछो। क्या तुम दोनों पागल खाने से आए हो? आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो गाड़ी एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। एक शिकिस्ता से मकान के सामने आकर रुक गई। वो दोनों शाइस्ता के साथ वैन से बाहर आए। ऐसे ही वक्त नईम खान भी उस मकान से बाहर आ गया। शाइस्ता ने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, आप? अच्छा हुआ आप यहाँ आए। ये दोनों पागल हैं, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं, आप इन्हें गिरफ्तार करें। उसकी बातें सुनकर वो तीनों कह लगाने लगे। शाइस्ता ने नईम खान से पूछा, आप भी इनके साथ हंस रहे हैं? नईम खान ने कहा, ये मेरे हुक्म से तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुम यहाँ से दूसरी दुनिया में जाओगी, लेकिन पहले मेरा दिल खुश करोगी। वो परेशान होकर बोली, अब समझी, तुम मुझे असद से दूर ना कर सके, इसलिए ऐसी कमीनगी पर उतर आए हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे छोटे भाई की इज्जत हूँ। तुम उसकी मनकूहा नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत उतार सकता हूँ। शाइस्ता ने उन दोनों से कहा, तुम मुझे बहन कह रहे थे, क्या अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त करोगे? नईम खान ने उनसे कहा, तुम दोनों इसे बहन बनाकर लाए हो, ये पहले क्यों ना कहा? मैं भी इसे बहन कहता हूँ। ये कहते ही वो परेशान हो गया, दोनों हाथों से सर थामकर बोला, ये मैंने क्या कह दिया? उन दोनों ने कहा, हजूर ने बहन कह दिया, क्या इसे वापस ले जाएं? वो गुस्से से बोला, बकवास मत करो, ये मेरी कोई नहीं लगती। इसे अंदर ले जाकर चारपाई से बांधो, फिर इसके तमाम कपड़े फाड़ दो। वो इसे जबरन खींचते हुए अंदर ले आए। वो चीखने चिल्लाने लगी, बहन और भाई के रिश्तों का वास्ता देने लगी। उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने उसे चारपाई पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया। नईम खान ने अंदर आकर कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेती, मेरे भाई का पीछा छोड़ देती, तो तुम्हारा ये अंजाम कभी ना होता। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। नईम खान ने अपना लिबास उतारते हुए उन दोनों से कहा, मुंह क्या देख रहे हो, इसका लिबास फाड़ दो। एक ने कहा, यह काम मुझसे नहीं होगा, मैंने इसे बहन कहा है, आप मुझसे ऐसा काम ना लें। दूसरे ने कहा, मैंने भी इसे बहन कहा है, मैं एक गैरतमंद भाई हूँ, अपनी बहन की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। नईम खान ने कहा, क्या बकते हो, मेरे हुक्म की तामील करो। उसकी बात खत्म होते ही किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। एक कार कहीं से आकर मकान के सामने रुक गई थी। नईम खान ने कहा, देखो कौन है, उसे अंदर ना आने देना। वो दोनों बाहर आ गए। फिर एक ने वापस दरवाजे पर आकर कहा, हजूर मुसीबत आ गई है। उसने हुक्म दिया, मुसीबत को गोली मार दो। दूसरे ने कहा, हम उसे नहीं मार सकते, आप भी उसे नहीं मार सकेंगे, वो आपका भाई असद है। नईम ने परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां असद आकर खड़ा हो गया था। उसे देखते ही शाइस्ता ने चीख कर आवाज़ दी, असद देखो, तुम्हारे ये भाई मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। असद तेजी से अंदर आया। शाइस्ता की रस्सियां खोलते हुए बोला, भाई यहाँ क्या हो रहा है? वो हिचकिचाते हुए बोला, ये दोनों बदमाश इसे अगवा करके ले आए हैं, मैं इसकी इज्जत बचाने आया हूँ। फिर वो बेख्तियार बोला, लेकिन पहले इज्जत लूटना चाहता हूँ। वो बोली, सुनो, ये अपने मुंह से कह रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ बांध रखा है। असद ने गुस्से से नईम को देखा। वो परेशान होकर बोला, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था, पता नहीं कैसे ये बात मेरे मुंह से निकल गई। उन दोनों में से एक ने कहा, हजूर, जो सच है वो अपने भाई से कह दे, आपने इस लड़की को अगवा करने को हुक्म दिया, हम इसे उठाकर यहाँ ले आए, अब आप इसे रस्सियों से बांधकर इसके कपड़े फाड़ना चाहते थे। वो गुस्से से बोला, ये झूठ कह रहा है, असद तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं सच कहता हूँ, इस लड़की को मैं बहन। वो शाइस्ता को बहन कहना चाहता था, लेकिन बेख्तियार कहने लगा, इस लड़की को मैं बहन नहीं समझता, इसकी जवानी से खेलना चाहता था, मगर तुम कबाब में हड्डी बनकर आ गए हो। ये कहकर वो जैसे फिर होश में आ गया। परेशान होकर बोला, मैं कहना चाहता हूँ, मगर मुंह से कुछ और ही बातें निकल रही हैं। असद ने कहा, आपकी नीयत जैसी गंदी है वैसी बातें आप कह रही हैं। मैं शाइस्ता को घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी आप इसकी इज्जत से खेलना चाहते थे। आज से आपको भाई कहते हुए मुझे शर्म आएगी, आपके नाम से नफरत होती रहेगी, लानत है आप जैसे भाई पर। वो शाइस्ता का हाथ थाम कर बोला, आओ हम चलें। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम ना आते तो ये दरिंदा मेरी बोटियां नोच लेता, फिर मुझे हलाक कर देता, और तुम इस पर सिर्फ लानत भेज कर जा रहे हो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, इसे गोली मार कर जाऊंगी। असद ने कहा, अगर ये तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करता तो फिर मैं भाई के रिश्ते को भूल जाता और इसे गोली मार देता, लेकिन खुदा को यह मंजूर नहीं है कि मेरे हाथों भाई का कत्ल हो, इसीलिए तुम महफूज हो। उन दोनों में से एक ने कहा, मगर हम इसे सजा देंगे, ये हमारे सामने हमारी बहन की इज्जत से खेलना चाहता है। दूसरे ने कहा, हम खतरनाक मुजरिम कहलाते हैं
और ये पुलिस का आला अफसर हम जैसे मुजरिमों की पुश्त पनाही करता है, अपने मुफादात के लिए हमें वारदात करने की सहूलत फराम करता है। आज तो इसने हद कर दी, हमारी बहन को हमारे हाथों से अगवा कराया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों ने अपने अपने रिवॉल्वर का रुख नईम खान की तरफ किया। असद ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, मेरे भाई को गोली ना मारो, तुम इसके करतूत अदालत में बयान करो, इसे वहां से सजा मिलेगी। एक ने कहा, हम थानों और अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ते, जहां चाहते हैं अपनी अदालत कायम कर लेते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं और अपने हाथों से सजा देते हैं। वो बातों में उलझे हुए थे। नईम खान ने बड़ी फुर्ती से लिबास के अंदर हाथ डालकर अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन उसे इस्तेमाल न कर सका। उन दोनों ने तड़ातड़ फायरिंग की। एक गोली नईम खान के हाथ पर लगी, दूसरी गोली उसके घुटने की हड्डी तोड़कर निकल गई। असद फौरन ही बढ़कर नईम खान के आगे ढाल बन गया, उनसे इल्तिजा करने लगा, मेरे भाई को ना मारो, बस इतनी सजा काफ़ी है, और अगर मारना ही चाहते हो तो मुझे मार डालो। शाइस्ता आगे बढ़कर असद के आगे ढाल बन गई, फिर बोली, मुझे बहन कह रहे हो तो मेरी बात मान लो, गोली ना चलाओ। तुम कहती हो तो हम इसे छोड़ देते हैं, हमें यहाँ से फरार होना होगा, वरना यह शहर पहुँचते ही हमारे पीछे पुलिस के कुत्ते छोड़ देगा। वो दोनों अपनी वैन में बैठकर चले गए। असद अपने भाई को कंधे पर लाद कर अपनी कार के पास आया, उसे पिछली सीट पर डाल दिया, फिर शाइस्ता के साथ अगली सीट पर आकर बैठ गया। नईम खान पिछली सीट पर पड़ा तकलीफ से करा रहा था। उसके अंदर कोई कह रहा था, ये कितने शर्म की बात है, मेरे भाई ने जिस लड़की को अपनी इज्जत बनाया, मैं उस इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला था। नईम खान सोचने लगा, ये मेरे अंदर कौन बोल रहा है, क्या ये मेरा ज़मीर है? हाँ, ये तुम्हारा ज़मीर है। अगर ये दोनों तुम्हारे सामने ढाल ना बनते तो तुम्हारे ही पालतू मुजरिम तुम्हें गोली मार देते। सोचो कि तुम अपने दीन से मुनरिफ होकर कैसे भटक रहे हो और कैसी शर्मनाक गलतियां कर रहे हो। ये तुम्हारा भाई है जो अपने दीन की तरफ लौट आया, तुम्हें सजा देने की बजाय तुम्हारी सलामती के लिए अस्पताल ले जा रहे। असद कार ड्राइव करता हुआ शहर की तरफ जा रहा था। शाइस्ता ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे अगवा करके इस वीराने में ले जाया गया है? असद ने कहा, मैं अभी तुमसे यही कहने वाला था कि मैं घर से ये सोच कर निकला था कि स्कूल जाकर तुमसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब से हालात पेश आने लगे। मैंने बेसाख्ता अपनी कार का रुख शहर के बाहर जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी दूर जाकर ख्याल आया कि मैं तुम्हारे स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैंने कार को रोककर वापस जाने का इरादा किया, लेकिन उसे ना रोक सका। फिर थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे वापस जाना है। शाइस्ता ने कहा, यह तो तुम अजीब सी बात कह रहे हो, ऐसे वक्त तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं था, तुम वापस जाना कैसे भूल सकते थे? मैं ये समझने से कासिर हूँ। बेशक मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था, कोई गैबी ताकत मुझे तुम्हारी तरफ ला रही थी। शाइस्ता विंड स्क्रीन के पार देखते हुए सोचने लगी। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, अब मुझे भी याद आ रहा है, वो दोनों बदमाश मुझे कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मुझे बहन कहने लगे। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि वो अचानक मुझे बहन समझने लगे? फिर हैरान भी हो रहे थे कि वो मुझे बहन क्यों समझ रहे हैं। ये वाकई हैरानी की बात है कि वो दुश्मन अचानक अपने बन गए थे और तुम्हें बहन बनाकर गैरतमंद भाई बन गए। वो मेरे भाई को कत्ल कर देना चाहते थे। शाइस्ता ने सर घुमाकर पिछली सीट की तरफ देखा। नईम खान की आंखें बंद थीं, वो खामोश पड़ा हुआ था। वो बोली, पहले ये तकलीफ से करा रहे थे, अब बिल्कुल खामोश हैं, शायद बेहोश हो गए हैं। वो तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करने लगा ताकि जल्द से जल्द भाई को अस्पताल पहुंचा सके। शाइस्ता ने कहा, हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उसका सिला हमें दे रहा है, हम दोनों को गैबी मदद हासिल होती रही है। असद ने कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तुम टेलीपैथी के बारे में क्या जानती हो? मैंने टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन यकीन नहीं आता कि एक ख्याल ख्वानी करने वाला किसी दूसरे के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ सकता है। मैं समझता हूँ अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा था उसका ताल्लुक टेलीपैथी से है। जब मैं कार ड्राइव करता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा था तो ऐसे वक्त कोई मेरे दिमाग में मौजूद था। वो मेरे और तुम्हारे हालात जानता है, इसीलिए मेरे दिमाग को अपने कंट्रोल में लेकर मुझे तुम्हारी तरफ ले जा रहा था। शाइस्ता ने कहा, यह तुम्हारा ख्याल है, भला तुम्हारे दिमाग में कौन आएगा? क्या कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारा दोस्त है? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं है। शाइस्ता के दिमाग में एक आवाज़ उभरी, नहीं है मगर हो सकता है। उसने एकदम से चौंक कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर बड़ी हैरानी से कहा, असद, मेरे अंदर कोई बोल रहा है। असद हंसने लगा, वाह, मेरे बोलते ही कोई टेलीपैथी जानने वाला बोलने लगा। उससे कहो मेरे अंदर आकर भी कुछ बोले। असद के अंदर भी एक आवाज़ उभरी, मैं ईमान वालों के साथ रहता हूँ, हमेशा अपना ईमान मुस्तहकम रखो, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा, फिलहाल खुदा हाफिज। असद ने इस आवाज़ को सुनते ही कार को सड़क के किनारे रोक दिया। शाइस्ता ने पूछा, क्या हुआ? असद खला में तकता हुआ कह रहा था, प्लीज़ जस्ट अ मिनट, अभी खुदा हाफिज ना कहो, मेरी बात सुन लो, तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? वो इसी तरह खला में तकता हुआ जवाब का इंतजार करने लगा। शाइस्ता ने हैरानी से पूछा, किससे बातें कर रहे हो? उसने शाइस्ता को देखते हुए कहा, वो अभी मेरे अंदर बोल रहा था, अब कोई आवाज़ नहीं है, वो जा चुका है। वो बोली, वो जो कोई भी है हमारा हमदर्द है, वह फिर किसी मुसीबत के वक्त हमारे पास आएगा, अभी फ़ौरन अस्पताल चलो, तुम्हारे भाई साहब बेहोश पड़े हैं, उन्हें फ़ौरन तिब्बी इमदाद पहुंचानी होगी। असद ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ इमरान अपनी ड्यूटी पर था।
उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह एक गैर मुल्की तकरीबकार जेकब को एक जेल से निकालकर दूसरी जेल में पहुंचाएगा। वो जेल खाने की एक गाड़ी में सफ़र कर रहा था। इस गाड़ी के पिछले हिस्से में जेकब को लॉक किया गया था। इमरान अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। बेचारा ये नहीं जानता था कि नईम खान उसकी मौत का सामान कर चुका है। उस पर गोलियां बरसाने के लिए आगे कई दुश्मन किसी जगह छुपे हुए हैं। गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे हुए जेकब ने इमरान से कहा, ऑफिसर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहो। जेकब ने कहा, ए ऑफिसर चुप क्यों है? क्या आगे मौत नजर आ रही है? ये ज़रूरी नहीं है कि तू मुझे जहाँ ले जा रहा है वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उससे पहले तू जहन्नुम में पहुँच सकता है। ड्राइवर ने इमरान से कहा, सर ये बहुत पहुँचा हुआ कह दिया। जेल में इसके लिए 5 स्टार होटल से खाना आता है, महंगी शराब पीता है। अच्छा है आप खामोश रहें, इसके मुंह ना लगे। अचानक उस गाड़ी का एक पहिया बरस्ट हो गया। गाड़ी रुक गई। किसी ने गोली मारकर पहिए को नकारा कर दिया था। फिर एकदम से फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं। पीछे बैठने वाले 2 सिपाही फायरिंग की जद में आ गए। पिछले दरवाजे के ताले को तोड़ दिया गया। जेकब शेर की तरह धाड़ता हुआ गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी के रुकते ही इमरान ने सिचुएशन को समझ लिया था कि रास्ता रोकने वाले आसपास कहीं छुपे हुए हैं। उसने फौरन ही दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर छलांग लगाई। फिर कलाबाजियां खाता हुआ एक झाड़ी के पीछे चला गया। ऐसे वक्त दुश्मनों को उस पर फायर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। वो छुपकर फायर करने वाले 2 सिपाही थे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, ए तूने गोली क्यों नहीं चलाई? दूसरे ने अपना सर खुजाते हुए कहा, यार मैंने तो अपनी खोपड़ी के अंदर किसी की आवाज़ सुनी थी, उसने कहा था गोली मत चलाओ। खोपड़ी के अंदर आवाज़ कैसे सुनाई देगी? क्या तूने दम लगाया है? नशा होने से दिमाग के अंदर बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूसरे ने अपने साथी के मुंह पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे नशेबाज कह रहे हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी राइफल से उसका निशाना लिया। वो सहम कर बोला, अरे अरे गोली चल जाएगी। गोली तो चलने के लिए होती है, ये देख। उसने गोली चला दी। ठाई की आवाज़ के साथ उसका साथी ज़मीन पर गिरा, फिर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। गोली चलाने वाला हैरानी से अपनी राइफल को देखने लगा, परेशानी से सोचने लगा, ये मैंने क्या किया? हमें हुक्म दिया गया था कि हम इमरान साहब को गोली मार दें, मैंने तो अपने साथी को मार डाला। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा इसे इमरान ने मारा है। जेकब गाड़ी से बाहर आते ही एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। इमरान को ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसे ललकारा, ए ऑफिसर तू कहाँ छुप गया है? सामने आ। मेरी रिहाई की यह शर्त है कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा ना जाने दूं। इमरान झाड़ी के पीछे छुपा हुआ तमाम हालात का जायजा ले रहा था। जेल खाने की गाड़ी बेकार हो गई थी, 2 सिपाही मारे गए थे और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जेकब एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ उसे ललकार रहा था। वो ललकारता हुआ दरख्त के पीछे से निकलकर खुली जगह आ गया। फिर परेशान होकर सोचने लगा, ये मैं खुली जगह क्यों आ गया हूँ? वो ऑफिसर तो मुझे गोली मार देगा, मुझे फौरन दरख्त के पीछे जाना चाहिए। वो पलटकर तेजी से दौड़ता हुआ दरख्त के पीछे छुपने के लिए आया। फिर दूसरे ही लम्हे वहां से दौड़ता हुआ फिर खुली जगह आ गया। परेशान होकर सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? मैं बार बार यहाँ क्यों आ जाता हूँ? इमरान झाड़ी के पीछे से दिख रहा था। उसने कहा, जेकब तू मेरे निशाने पर है, अपनी जगह से हरकत ना करना वरना गोली मार दूंगा। जेकब ने परेशान होकर झाड़ी की तरफ देखा, फिर सोचा उधर फायर करना चाहिए, वो ऑफिसर वहां छुपा हुआ है। उसने झाड़ी का निशाना लिया। इमरान ने उसे ललकारा, जेकब हथियार फेंक दे, तेरी फायरिंग से मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा मगर तू मारा जाएगा। जेकब ने कहा, मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, इस दरख्त के पीछे जाकर छुप सकता हूँ, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। और यह हथियार क्या चीज़ है? मैं इसे फेंक कर तुझसे खाली हाथ लड़ सकता हूँ। ये कहते उसने अपना रिवॉल्वर दूर फेंक दिया। इमरान झाड़ियों से बाहर आ गया। जेकब परेशान होकर सोचने लगा, मैंने रिवॉल्वर क्यों फेंक दिया? यह ऑफिसर तो मुझे मार डालेगा। इमरान ने कहा, अपने दोनों हाथ उठाकर गर्दन के पीछे रख ले। मेरी कस्टडी से निकल भागना इतना आसान नहीं है। अभी तो इस गाड़ी का पहिया तब्दील करेगा और मेरे साथ बैठकर जेल के अंदर जाएगा। जेकब बुरी तरह जहनी तौर पर उलझ गया था। उसने परेशान होकर इमरान से पूछा, क्या तू जादू जानता है? मैं दरख्त के पीछे छुपना चाहता था, ना छुपा। मैं रिवॉल्वर नहीं फेंकना चाहता था, लेकिन उसे फेंक दिया। नईम खान और जेलर ने बड़ी ठोस प्लानिंग के बाद मुझे फरार होने का यह मौका दिया था, मगर मैं फरार ना हो सका। नईम खान ने कहा था, मुझे फरार होने से पहले तुझे गोली मारनी है। मैं तुझे गोली ना मार सका। तू ज़रूर जादू जानता है। इमरान ने कहा, अच्छा, मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने मेरी मौत का मंसूबा बनाया था। मुझे अंदाज़ा था कि वह ऐसी ही कोई कमीनगी दिखाएगा। मैं उससे बाद में निमट लूँगा। एक झाड़ी के पीछे वो सिपाही छुपा हुआ था जिसने ख्वामखा अपने साथी को गोली मारी थी। उसे भी हुक्म दिया गया था कि उसे पुलिस मुकाबले के वक्त इमरान को गोली मारना है। उस वक्त इमरान हाथ में रिवॉल्वर लिए जेकब के सामने खुली जगह खड़ा हुआ था। उस सिपाही ने झाड़ी के पीछे से निकलते हुए इमरान का निशाना लिया, फिर ट्रैगर को दबाया। गोली सीधी जाकर जेकब की टांग में लगी। वो उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उस सिपाही ने उनके करीब आते हुए कहका लगाते हुए कहा, इमरान, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूं। मैंने गोली तेरी टांग पर मारी है, दूसरी सर पर मारूंगा। जेकब ने तकलीफ से कराते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, इमरान मैं नहीं वो है। वो इमरान को देखकर बोला, अरे हाँ, इमरान साहब तो आप हैं। मैं ख्वामखा उससे दुश्मनी कर रहा हूँ।
दुश्मनी आपसे थी मगर मैंने अपने साथी को गोली मार दी। अभी आपका निशाना लिया और जेकब को गोली मार दी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इमरान ने कहा, खुदा मेरा हामी और मददगार है, तुम्हारी क्या मजाल है कि उस बचाने वाले के आगे मुझे मार सको। वो बोला, मैं नहीं मानता, आप टेलीपैथी जानते हैं, हमारे दिमागों में घुसकर अपने ऊपर गोली चलाने का मौका ही नहीं दे रहे। अभी मैं आपको गोली मारना चाहता था लेकिन इसकी टांग पर गोली मार दी। जेकब ने तकलीफ से कराते हुए कहा, मैं जादू समझ रहा था मगर अब समझ में आ रहा है कि यह टेलीपैथी है। कोई मेरे दिमाग के अंदर था, वो मुझे दरख्त के पीछे छुपने नहीं दे रहा था। मुझे हथियार नहीं फेंकना चाहिए था, इमरान का मुकाबला करना चाहिए था, मगर मैंने कुछ सोचे समझे बगैर अपना रिवॉल्वर फेंक दिया। सिपाही ने कहा, अभी टेलीपैथी का पता चल जाएगा इमरान साहब, मेरे हाथ में राइफल है, क्या आप मुझे मजबूर कर सकती हैं कि मैं ये राइफल फेंक दूं? इमरान ने कहा, मैं कैसे मजबूर कर सकता हूं, मैं टेलीपैथी नहीं जानता। फिर तो मैं आपको गोली मार दूंगा, आपके पास भी हथियार है, आप मुझे मारें, मैं आपको मारता हूं। ये कहते ही उसने अपनी रिवॉल्वर इमरान के कदमों में फेंक दी। फिर दूसरे लम्हे चौंक कर बोला, ये मैंने क्या किया? जेकब ने कहा, यह साबित हो रहा है कि यह ऑफिसर टेलीपैथी जानता है, इसने तुम्हारे हाथों से राइफल गिराई है। इमरान परेशान होकर यह तमाशे देख रहा था, हैरानी से सोच रहा था, वाकई ये सिपाही छुपकर मुझे गोली मार सकता था, लेकिन इसने और जेकब ने खुद ही मेरे सामने हथियार फेंक दिए। जेकब आसानी से फरार हो सकता था लेकिन मौका मिलने के बावजूद यह फरार नहीं हुआ। इमरान को कामयाब होते देखकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया, कहने लगा, मैं छुपकर देख रहा था, आप सचमुच टेलीपैथी जानती हैं। यह शेर की तरह गरजने वाला जेकब आपके सामने चूहा बन गया और उस सिपाही ने हमारी गाड़ी का पहिया बेकार किया है। यह भी आपको कत्ल करने आया था, लेकिन इसने भी आपके आगे हथियार डाल दिए हैं। मुझे यकीन हो गया आप पुरस्रार इलम जानती हैं, अब फ़ौरन इन्हें कैदी बनाकर यहाँ से चलें। इमरान ने जेकब और सिपाही को हुक्म दिया, गाड़ी का पहिया तब्दील करो। और जेकब, ये तो तुमने देख ही लिया है कि ना तुम अपने पास हथियार रख सकते हो और ना ही यहाँ से फरार हो सकते हो, लिहाजा शराफत से काम लो। वो दोनों बड़ी फर्मा बरदारी से गाड़ी का पहिया तब्दील करने लगे। इमरान सोच रहा था, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है नाकाबिले फ़हम है। मैंने अपने रिवॉल्वर से गोली भी नहीं चलाई और इतना खतरनाक मुजरिम मेरे काबू में आ गया। जो सिपाही मुझे हलाक करने आया था वो खुद को मेरे हवाले कर चुका है। वो सोचते सोचते चौंक गया। उसके अंदर एक नुस्वानी आवाज़ उभरी, मैं तुम्हारी हामी और मददगार हूँ, तुम शरपसंद नासिर के खिलाफ तनहा लड़ रहे हो, खुद को तनहा ना समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी जा रही हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगी, प्लीज़ रुक जाओ, ये तो बता दो तुम कौन हो। अभी ये ना पूछो, इतना समझ लो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, खुदा हाफिज़। उसके दिमाग में खामोशी छा गई। वो बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी बाकमाल बड़ी बहन मिल गई है। अब तो मैं नईम खान जैसे बड़े बड़े बेईमान अफसरों से टकरा जाऊंगा, क्या आप मेरा साथ देती रहेंगी? वो खुला में तकते हुए जवाब का इंतजार करता रहा। उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने सोच के जरिए पुकारा, सिस्टर क्या आप जा चुकी हैं? उसके अंदर खामोशी रही। उसने गहरी सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। खुदा उस पर मेहरबान था। उसे एक गैर मामूली कुव्वत हासिल हो रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि अब वो अपनी अनीला को हासिल कर सकेगा। एल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। वह अब तक इमरान के मामलात में मसरूफ़ थी। उसने अमरीकी अकाबरीन को चैलेंज किया था कि वह अदालत में मेरे खिलाफ किसी भी जज को फैसला सुनाने और मुझे ज़्यादा अरसे तक उनकी कैद में नहीं रहने देगी। अभी अदालती कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हुई थी, इसलिए वो खुद को मसरूफ़ रखने के लिए इमरान और असद के मामलात में मसरूफ़ हो गई थी। एल्पा और मेरे बेटे किबरिया ने यह तय किया था कि वो पाकिस्तान में गैर मुल्की जासूसों और तखरीबकारों तक पहुँचेंगे। ऐसे सियासी तखरीबकार और जासूस अपने मुल्क के सफारत खानों के जरिए आते थे। यहाँ के सफारत खानों में उन्हें पनाह दी जाती थी। उनकी सरगर्मियों के दौरान में उन्हें सहूलतें फराहम की जाती थीं और उन्हें कानून की गिरफ्त से बचाए रखने की कोशिशें की जाती थीं। एल्पा और किबरिया गैर मामूली सफारत खानों के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर तक पहुँच रहे थे। मारिया, अकबर खान, नईम खान और यहूदी तंजीम का सरबराह जेवी शूटर सब इसी सिलसिले की एक कड़ी थे। पहले एल्पा यहूदी तंजीम के एक सेक्रेटरी के अंदर पहुंची थी। उसके ख्यालात पढ़ने से मालूम हुआ कि उस तंजीम के सरबराह का नाम जेवी शूटर है। वह तंजीम के किसी शख्स के सामने नहीं आता, फ़ोन के जरिए मुतल्लिका अफराद से रब्ता करता है। उसका असल नाम और पता ठिकाना कोई नहीं जानता। एल्पा ने सेक्रेटरी के जरिए फ़ोन पर जेवी शूटर की आवाज़ सुनी थी। उसने सोचा तंजीम का यह सरबराह बहुत अहम है, इसके दिमाग में बहुत से अहम राज छुपे होंगे। ऐसे लोग योगा के माहिर होते हैं लेकिन शराबी और अय्याश भी होते हैं, हो सकता है उसके दिमाग में जगह मिल जाए। ये सोचकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। जेवी शूटर ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। एल्पा वापस आ गई। वो एल्पा के लिए भी पुरस्कार बन गया। उसका सुराग लगाने के लिए वो तंजीम के दूसरे ओहदेदारों को अहलकार बना सकती थी। इस मकसद के लिए वो मार्गरेट उर्फ मारी अकबर तक पहुंच गई। इस तरह से मालूम हुआ कि इमरान को नीला से दूर करने और असद को शाइस्ता से अलग करने के लिए कैसी साजिशें की जा रही हैं। मेरा बेटा किबरिया खामोशी से एल्पा के दिमाग में जाता रहता था। उसके ख्यालात पढ़कर उसने भी यही फैसला किया कि शाइस्ता और इमरान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएगा। जब शाइस्ता को अगवा किया गया तब एल्पा उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थी। ऐसे वक्त उसे मालूम हुआ कि कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला भी शाइस्ता की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद है।
वो दरअसल किबरिया था। अल्पा खामोशी से किबरिया की कारकर्दगी देखती रही और समझने की कोशिश करती रही कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला कौन हो सकता है। वो नेक और पारसा लड़की को नईम खान के जुल्म से बचा रहा था, इसलिए वो खुद एक अच्छे किरदार का मालिक होगा। वो उसके बारे में कुछ मालूम करने के लिए बेचैन हो गई। जब वो आखिरी बार असद के दिमाग में बोल रहा था कि मैं ईमान वालों के साथ रहता हूँ, हमेशा अपना ईमान मुस्तहकम रखो, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा, फिलहाल खुदा हाफिज। किबरिया की बात खत्म होते ही अल्पा उसके दिमाग में पहुंची। फिर बोली, प्लीज़ सांस ना रोकना, मैं शाइस्ता की मदद करने आई थी, अब इमरान के पास जा रही हूँ। उस बेचारे पर भी मुसीबतें नाजिल होने वाली हैं। हम दोनों के मकासद नेक हैं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? किबरिया ने अनजान बनकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं अपनी असलियत किसी को नहीं बताती, मगर तुम्हारे जैसे नेक इंसान से खुद को नहीं छुपाऊंगी। मेरा नाम अल्पा है, तुमने मेरे मुतल्लिक बहुत कुछ सुना होगा। ओह, आप तो माजी में मेरी भाभी रह चुकी हैं। वो चौंक कर बोली, भाभी? तुम कौन हो? मैं पारस भाईजान का छोटा भाई किबरिया अली तैमूर हूँ। वो खुशी से खिल गई। तुम पारस के भाई हो? ओ गॉड, तुम्हारे पास आकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये मैं बयान नहीं कर सकती। मैं ये देखकर खुश हो रहा हूँ कि तुम यहूदी तंजीम के नापाक मकासद के खिलाफ शाइस्ता और इमरान की हमायत कर रही हो, बुरे वक्त में उनके काम आ रही हो। जनाब तबरेज़ी मुझ यहूदी को मुसाइब से निजात दिलाते रहे हैं, इसलिए मैं मजलूम और मुस्तक मुसलमानों के काम आ रही हूँ। मज़हब कोई भी हो, हम इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है, आज से मैं तुम्हें सिस्टर कहूँगा और मैं तुम्हें बहन का प्यार देती रहूँगी। मैं तुम्हारे पापा के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक से फ़ाइट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा बखैरियत हैं, उनकी नमी दुश्मनों की कैद में है। मैं यही जाहिर कर रही हूँ कि उन्होंने असली फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार किया है और मैं इस फरहाद को उनकी कैद से रिहाई दिलाऊंगी। इस मामले में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह उन्हें यकीन होता रहेगा कि उन्होंने मेरे पापा ही को कैदी बनाया है, इसलिए हम उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो दोनों अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक से निमटने के मंसूबे बनाने लगे। मुझे उज़्बेकिस्तान में तलाश किया जा रहा था। कई ममालिक के जासूस वहाँ पहुँचे हुए थे। तमाम अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले उन जासूसों के दिमागों में जाते रहते थे और उनके अंदर रहकर वहाँ के मुकामी अफराद को आलाकार बना रहे थे। कोबरा और रास्पुटीन भी मेरा सुराग लगाने के लिए वहाँ के अहम शोबों में पहुँच रहे थे। वहाँ के हुक्मरानों और आला ओहदेदारों को आलाकार बनाकर उनके चोर ख्यालात पड़ रहे थे। मुझे ढूंढ निकालने के लिए उन मुकामी आलाकारों को उस मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दौड़ा रहे थे। उन तमाम आलाकारों के जरिए ये मालूम हुआ था कि मैं उज़्बेकिस्तान के जनूबी इलाके में कहीं हूँ। उज़्बेक इस्लामी तंजीम ने मुझे पनाह दी है। ये तंजीम मुल्क के जनूबी इलाके में फैली हुई थी और इतनी बाअसर थी कि वहाँ की मौजूदा हुकूमत पर गालिब आती रहती थी। मुल्क के अंदरूनी मामलात में इख्तलाफात पैदा होते रहते थे। हुकूमत की कोई पॉलिसी इस्लामी कवानीन के खिलाफ होती तो उज़्बेक इस्लामी तंजीम की तरफ से ज़बरदस्त मुहासबा होने लगता। पुलिस और फौज के जरिए इस तंजीम को दबाने की कोशिशें की जाती और हर बार हुकूमत नाकाम रहती। मुसलमानों की अक्सरियत और उनका जोश व जज्बा हुक्मरानों के लिए अंदेशे पैदा करता था कि ऐसी इस्लामी तहरीक चलती रही तो वे इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक वहाँ की मौजूदा हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे कि वो जनूबी इलाके में अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करके मुझे तलाश करें, लेकिन उन इलाकों में इस्लामी तंजीम के जांबाज चप्पे चप्पे पर मौजूद रहते। पहाड़ियों के दरमियान दुश्वार गुजार राहें थीं, ऐसी खतरनाक पनाहगाहें थीं जहाँ पुलिस और आर्मी वाले जाने से कतराते थे। जासूसी करने वाले हेलीकॉप्टर्स और तैयारों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। उन जाबाजों ने इधर से परवाज करने वाले एक तैयारे और हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। हुकूमत के तमाम ज़राए कमज़ोर पड़ गए थे। इन हालात में टेलीपैथी जानने वाले ही मुकामी अफराद के दिमागों में सुरंग बनाते हुए मेरी खुफिया पनाहगाह का सुराग लगा सकते थे। वैसे ये बता दूं कि मैं उज़्बेकिस्तान में नहीं था। वहाँ भी मेरा एक डमी फरहाद मेरा रोल अदा कर रहा था। उसे पनाह देने वाले इस्लामी तंजीम के अहम अहदेदार भी उसे असली फरहाद अली तैमूर समझ रहे थे। कोबरा, रास्पुटीन और 8 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले मेरी तलाश में सरगर्म अमल थे। उधर अल्पा, आला बीबी और किबरिया सरगर्मी दिखा रहे थे। आला बीबी अमरीकी ख्याल ख्वानी करने वाले नंबर 3 और नंबर 7 के दिमागों में पहुंचती थी। उनके ख्यालात पढ़कर उनके दूसरे साथियों के बारे में मालूम हो रहा था कि वो जनूबी इलाकों में क्या करते फिर रहे हैं। आला बीबी ने रास्पुटीन की दाश्ता कोरोना को अपनी मामूला बना लिया। वो कोरोना के जरिए मालूम करती रहती थी कि रास्पुटीन उज़्बेकिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वो अपनी दाश्ता से बहुत कम रब्ता करता था और अपनी तमाम मसरूफियात के बारे में उसे बताना ज़रूरी नहीं समझता था। आला बीबी चाहती थी कि रास्पुटीन और दूसरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों की राहों में दुश्वारियां पैदा करे ताकि उन्हें उज़्बेकिस्तान में फरहाद की मौजूदगी का यकीन हो जाए। किबरिया ने कोबरा की बीवी एनजी को अपनी मामूला बनाया था, लेकिन एनजी के जरिए कोबरा की अहम मसरूफियात के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो रही थी। किबरिया ने अल्पा को नंबर 3 के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर आला बीबी से कहा, तुमने नंबर 7 को अपना मामूल बनाया है, मुझे और अल्पा को भी उसके अंदर पहुंचा दो। आला बीबी ने उन्हें नंबर 7 के अलावा कोरोना के दिमाग में भी पहुंचा दिया। फिर कहा,
कोबरा और रास्पुटिन को उज़्बेकिस्तान से हटाने का यह तरीका हो सकता है कि उनके लिए दूसरे मसाइल पैदा कर दिए जाएं। किब्रिया ने अल्पा से कहा, बीवियां और दाश्ताएं बड़े मसाइल पैदा करती हैं, तुम एनजी के पास जाओ, मैं कोरोना को रास्पुटिन के लिए प्रॉब्लम बना दूंगा। अल्पा ख्याल खोने की प्रवास करती हुई एनजी के पास आ गई, उसके ख्यालात पढ़ने लगी। उस वक्त एनजी एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में ज्वेलरी की दुकान से अपने लिए हीरे की एक अंगूठी खरीद रही थी। अल्पा ने उसके जरिए एक शख्स की आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसे दुकान से बाहर ले गई। उसके अंदर रहकर अपने मतलब का कोई आलाकार तलाश करने लगी। शॉपिंग सेंटर के बाहर अपने हुलिये से आवारा और बदमाश नजर आने वाले 3 अफराद खड़े हुए थे। अल्पा जिस आलाकार के दिमाग में थी, उसने उनके पास आकर कहा, मेरे पास लाइटर है, आपके पास सिगरेट है? एक बदमाश ने कहा, यह सिगरेट मांगकर पीने का अच्छा तरीका है, सारी दुनिया पहले सिगरेट रखती है, बाद में लाइटर जलाती है। दूसरे ने पूछा, कहाँ है लाइटर? तीसरे ने कहा, पहले लाइटर निकालो, फिर हम सिगरेट निकालेंगे। इस तरह अल्पा उन तीनों की आवाज़ें सुनकर उनके दिमागों में पहुंच गई। सिगरेट मांगने वाला शख्स दोनों हाथों से अपने सर को थामकर इधर उधर देखते हुए बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो ज्वेलरी की दुकान में था। एक बदमाश ने पूछा, तुम नहीं जानते कि यहाँ तक कैसे आ गए? कौन सा नशा करते हो? दूसरे ने कहा, यार छोड़ो इसे, चलो कोई मोटी आसामी देखते हैं। वो तीनों उस शख्स को नज़रअंदाज करके मुख्तलिफ दुकानों की तरफ जाना चाहते थे। अल्पा उन्हें ज्वेलर की दुकान के पास ले आई। वहाँ एनजी हीरे की अंगूठी खरीदने के बाद उसे पहन चुकी थी और इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने परस में से बड़े बड़े नोट निकाल कर दुकानदार को दिए। एक बदमाश ने कहा, यह है तगड़ी आसामी। एनजी दुकान से बाहर निकलकर शॉपिंग सेंटर के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो तीनों उससे ज़रा दूर दूर रहकर उसका ताक़ुब करने लगे। एक ने कहा, इसके परस में ज़्यादा माल होगा, हम परस छीन कर भाग जाएंगे। दूसरे ने कहा, यार वो हीरे की अंगूठी है, क्या उसे छोड़ दोगे? अल्पा चाहती थी वो तीनों उसे अगवा करके कहीं ले जाएं। तीसरे बदमाश ने अल्पा की मर्जी के मुताबिक कहा, ऐसे वक्त अकल से काम लिया करो, ये औरत बहुत दौलतमंद है, हम इसे अगवा करेंगे, फिर इसकी वापसी के लिए लाखों डॉलर्स का मुतालबा करेंगे। दूसरे ने तायद की, इस तरह परस का माल भी मिलेगा, हीरे की अंगूठी भी मिलेगी, और इस शौहर का बाप या शौहर इसकी वापसी के लिए हमें तगड़ी रकम भी देगा। एनजी शॉपिंग सेंटर के बाहर अपनी कार के पास आई, दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। उसी वक्त एक बदमाश दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके पास आ गया। उसके 2 साथी पिछली सीट के दरवाजे खोलकर अंदर आ गए। एक के हाथ में खुला हुआ चाकू था। उसने कहा, यह चाकू बे आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़ निकलने से पहले ही ये अंदर हो जाएगा। वह सहम कर उन्हें देखने लगी, फिर बोली, मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकारूंगी, तुम जो चाहते हो मुझसे ले जाओ, ये चाकू हटा लो। हमारी बातों का सही जवाब दोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बताओ तुम कितनी दौलतमंद हो? क्या तुम्हारी वापसी का मुतालबा करने से हमें $1,00,000 मिलेंगे? वो बोली, 1 लाख तो बहुत कम है, मेरा शौहर मुझे दिलो जान से चाहता है, वो तुम्हें 10 लाख भी दे सकता है। उन तीनों ने उसे बेयकीनी से देखा। फिर एक ने पूछा, क्या सच कह रही हो? यकीन ना हो तो मेरे शौहर से फ़ोन पर बात कर लो, डैशबोर्ड के खाने में मेरा मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, नंबर मैं बताती हूँ। तुम हमसे धोखा तो नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारा आदमी कोई पुलिस वाला है? वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेरी सलामती के लिए पुलिस वालों से रब्ता नहीं करेगा, तुम जितनी रकम मांगोगी वो दे देगा। ठीक है, हम आजमाएंगे कि कितना सच बोल रही हो। कार स्टार्ट करो और हम जहाँ कहते हैं वहाँ चलो। एनजी मुतमईन थी, ये जानती थी कि वो लोग जैसे ही फ़ोन पर कोबरा से बातें करेंगे वो उन सब के दिमागों में पहुंचकर उसे बचा लेगा। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ती हुई बोली, कहाँ जाना है? तुम इस गाड़ी में बैठे बैठे भी मेरे शौहर से मामला तय कर सकते हो। ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले हम अपनी महफूज पनाहगाह में पहुंचेंगे, वहाँ हमें अंदेशा नहीं रहेगा, पुलिस वाले कहीं से भी छुप कर आएंगे तो हमें खबर हो जाएगी। अल्पा यही चाहती थी कि वो अपनी महफूज पनाहगाह में पहुंच जाएं, वहाँ वो कोबरा के लिए किसी तरह दुश्वारियाँ पैदा कर सकती थी। कोबरा टेलीपैथी के हथियार से चश्मे ज़दन में उन तीनों को हलाक कर सकता था। वो यकीनन उज़्बेकिस्तान में मसरूफ़ होगा। अल्पा का मकसद था उसे मेरी तलाश से बाज रखना। इसके लिए ज़रूरी था कि वो उसे एनजी के मसले में उलझाती रही। वो शहर से बाहर आ गए। एक छोटे से मकान के सामने गाड़ी रोक दी। एक ने कहा, अब तुम अपने आदमी को फ़ोन करो, फिर हमसे बात करो, और ख़बरदार उसे यहाँ का पता ना बताना। उसने चाकू रखकर अपने लिबास के अंदर से एक रिवॉल्वर निकाला, फिर उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसे वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ये बहुत आवाज़ करता है, यहाँ ठाएँ ठाएँ करेगा तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। एनजी ने डैशबोर्ड के खाने से मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर पंच किए। ऐसे वक्त अल्पा ने उसे रिवॉल्वर वाले के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वो चाहती थी कि उसका एक आलाकार ऐसा रहे जिसके दिमाग में कोबरा ना पहुंच सके। उस रिवॉल्वर वाले का नाम जेरी था। जेरी ने अपने दोनों साथियों से कहा, तुम दोनों इसी लम्हे गूंगे बन जाओ, मुंह से एक आवाज़ ना निकालो, ये बहुत चालाक बनती है। इसका शौहर टेलीपैथी जानता है, वो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम दोनों को हलाक कर देगा। एक ने कहा, मगर तुम तो बोल रहे हो वो मेरे अंदर नहीं आ सकेगा, बस अब ना बोलो, देखो ये उससे बातें कर रही है। वो ये सुनकर परेशान हो गई कि कोबरा उनके दिमागों में नहीं आ सकेगा। उसने राब्ता होने पर कहा, हेलो मैं हूँ एनजी, मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ,
3 अफराद मुझे अगवा करके एक मकान में ले आए हैं। मैं नहीं जानती ये कौन सी जगह है। इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। कोबरा उसकी बातें सुन रहा था और उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर रहा था कि उन्होंने उसे गन पॉइंट पर रखा है। वो अपनी सलामती के लिए झूठ बोल रही है। आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी। वो देखती रही थी कि उसे शहर से दूर एक वीराने में लाया गया है, जहां बहुत दूर दूर इक्का दुक्का मकानात दिखाई दे रहे थे। कोबरा ने कहा, इत्मीनान रखो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनसे बातें करो, मुझे इनकी आवाज़ें सुनाओ। वो बोली, वो मेरी सही सलामत वापसी के लिए तुमसे कोई सौदा करना चाहते हैं। ये लो, उनसे बातें करो। उसने जैरी को फ़ोन दिया। वह फ़ोन लेकर उसे कान से लगाते हुए बोला, हेलो, सुना है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम वाइफ की सलामती के लिए $10 लाख दे सकते हो। कोबरा उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग में पहुंचा। फिर सोच की लहरें वापस आ गईं। जैरी ने सांस नहीं रोकी थी। इसके बावजूद कोबरा ने रुकावट महसूस की, जैसे कोई दीवार सामने आ गई हो और सोच की लहरें उस दीवार से टकरा कर वापस आ गई हूँ। कोबरा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मतलूबा रकम कहाँ पहुँचा सकता हूँ? मैं एक जगह बताऊँगा, तुम वहाँ पूरी रकम लेकर तनहा होगे। तुम 10 लाख चाहते हो, अपने साथियों से पूछो वो कितनी रकम चाहते हैं। तुम तो हातम ताई की कब्र पर लात मारे हो। तुम हमारे साथियों को 10 लाख के अलावा रकम दोगे? ताजुब है। ये बात सुनते ही जैरी का साथी खुशी से बोल पड़ा, क्या वाकई वो हमें अलग से रकम देना चाहते हैं? जैरी ने उसे गुस्से से देखा, फिर कहा, गधे के बच्चे, मैंने तुझे बोलने से मना किया था। कोबरा उस बोलने वाले साथी के दिमाग में पहुंच चुका था। उसके मुख्तसर से ख्यालात पढ़कर बोला, अच्छा तो तुम्हारा नाम जैरी है। तुम अपने साथियों से कह रहे थे कि इस औरत का शौहर टेलीपैथी जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं, लेकिन यह समझ गया हूं कि मेरे साथी की हमाकत से तुम फ़ायदा उठाओगे और मुझे नुकसान पहुंचाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं अपनी सलामती के लिए अपने साथियों को जहन्नुम में पहुंचा सकता हूं। जैरी की बातों के दौरान में कोबरा उसके साथी के दिमाग को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुका था। उसे आलाकार बनाकर जैरी पर हमला करना चाहता था। उससे पहले ही जैरी ने उसे गोली मार दी। उसके दूसरे साथी ने चीख कर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने अपने ही साथी को गोली मार दी। जैरी ने उसे कहा, तूने भी अपने दुश्मन को आवाज़ सुनाकर अपनी मौत को दावत दे दी है। सॉरी माय फ्रेंड, मैं तुझे नहीं मारूंगा तो ये दुश्मन तेरे जरिए मुझे मार डालेगा। ये कहते उसने दूसरे साथी को भी गोली मार दी। फिर एंजी से कहा, तुम्हारे शौहर की मक्कारी के बायस मुझे अपने 2 साथियों को हलाक करना पड़ा। अब अपने सूरमा से पूछो, मैं तुम्हें गोली मारूंगा तो वो कैसे बचाएगा? वह सहम कर बोली, नहीं नहीं, गोली ना चलाना, मैं तुम्हें 10 लाख से भी ज़्यादा दूंगी। प्लीज़ इस रिवॉल्वर को सामने से हटाओ। कोबरा ने एंजी के जरिए कहा, तुम 10 लाख मांग रहे थे, मैं 10 करोड़ दूंगा। तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दूंगा। मेरी वाइफ को नुकसान ना पहुंचाओ। जैरी ने कहा, तुम इसके जरिए मालूम कर चुके हो कि हम इस वक्त कहाँ हैं। इससे पहले कि तुम यहाँ पहुँचो, मैं इसे ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। मैं वहाँ नहीं आऊँगा। एंजी को कहीं ना ले जाओ, मुझ पर भरोसा करो। इस वक्त मेरी सेफ में $50 लाख हैं। तुम जहाँ कहो मैं ये रकम लेकर चला आऊँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम रकम लेकर कहाँ आओगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए हिफाजती इंतजामात करूँ ताकि तुम टेलीपैथी का कोई हरबा ना इस्तेमाल कर सको। वो परेशान होकर बोला, तुम क्या करना चाहते हो? ये होशो हवास में रहेगी तो तुम इसके ज़रिए देखते रहोगे कि मैं इसे कहाँ ले जा रहा हूँ, लिहाजा मैं इसे बेहोश करूँ। वो चीख कर बोला, नहीं नहीं, वो मेरी जान है, उसे कोई तकलीफ ना पहुँचाओ, उसे बेहोश ना करो। जैरी ने कहा, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, मैं दौलत हासिल करने की खातिर तुम्हारी वाइफ को जिंदा रखूँगा। तुम थोड़ी देर बाद आओ, ये होश में आ जाएगी। ये कहते ही उसने रिवॉल्वर के दस्ते से एंजी के सर पर एक ज़रब लगाई। उसके हलक से एक कराह निकली। बेहोश होते ही कोबरा उसके दिमाग से निकल आया, क्योंकि उसका दिमाग उसे जैरी के बारे में अब कुछ नहीं बता सकता था।